नो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट रीडिंग अबाउट दोज पीपल जो आपके जैसी बैकग्राउंड के थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आप करना चाह रहे हो। ऐसे मोहल्ले में चक्कर लगा लो जहां पे लग्जरी कार नॉर्मल हो, राइट? तो आपको लगेगा कि यार ये बड़ी डुएबल सी चीज है, कौन रहते हैं यहाँ पे, फिर देखो क्या स्टोरीज है उनकी। कोई अमीर हो गया, आपके मोहल्ले में किसी ने ज्यादा कमा लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, एथिकली सही किया उसने मेहनत करके ली, और आपके अंदर जेलसी आ रही है, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये आंखें हैं जो वहां पहुंचेंगी, ये कान है जो यहाँ पहुंचेंगी, ये जुबान है जो ये बोलेगी, ये फील करेगी। दैट हाइटेंड सेल्फ अवेयरनेस से आपके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, which means that again start making neural pathways कि ये desired state तक मुझे कैसे पहुंचना है। So that is a science behind mirror technique. Every day when I wake up, the first thing which I do while brushing my teeth, मैं हमेशा ना, मेरे को जो प्रॉफिट उस दिन मेरे को एक्सपीरियंस करना है, मैं उसकी एक पर्ची लेकर ना सामने लगा देता हूँ। क्या बात है। और उसको देखता रहता हूँ और मैं अपने एक्सप्रेशन महसूस कर देखता हूँ उसमें कि मेरे को कैसा महसूस हो रहा है अगर ये मेरे को ये डील हो जाती है मेरी, तो या मैं इतना रेवेन्यू कर लेता हूँ आज के दिन। तो इफ योर स्टेट इज नेगेटिव, जिसमें कंप्लेंट्स हैं, जिसमें परेशानी है, स्ट्रेस है, दुख है, इसमें आप बड़ी लाइफ, इंपैक्टफुल लाइफ, कंट्रीब्यूटिंग लाइफ, बड़े सपने, क्रिएटिव सपने, आइडिया, सॉल्यूशंस, हसल, ये सब कहां से कर लोगे? बिल्कुल नहीं। एक दुखी मन से खुशी वाली जिंदगी कैसे हो सकती है? तो ऑपोजिट है। जब मैंने पहली बार ये एक्सरसाइज की पूरी, तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार ये सब नजरिया है कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, और यही तो कारण है मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं पॉजिटिवली लाइफ को लीड कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में जो आ रही हैं मैं उनको भी नहीं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ और उनको ले पा रहा हूँ। तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका देयर इज अ रीजन टू इट। नथिंग इज हैपनिंग इन आवर लाइफ विद फॉर नो रीजन। श्री भगवद गीता में लिखा है यागति सागति भवा। थॉट्स हैं जो बिलीव करोगे, कंसीव करोगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है जैसो सेवा तैसो पाए, और गुरबानी में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। जो आप मांगते हो ठाकुर से वो आपको मिलता है, राइट? इस्लाम में भी दुआ की ताकत हमेशा बोला गया, दुआ करो, दुआ करो, हर रोज बोला जाता है। क्रिश्चियनिटी में लिखा है, बाइबल में लिखा है द वे वन थिंक सो ही गेट्स। हेलो गाइस, माय नेम इज अमित कुमार, और आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में, ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है सही माइंडसेट का होना। और हम ये समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से एक हम सही माइंडसेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट एक सक्सेस को, एक बहुत बड़ी सक्सेस को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, और बहुत ही खास गेस्ट के साथ। इनको इंट्रोडक्शन की तो वैसे जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूं, और इनके कंटेंट को कंज्यूम कर करके मुझे खुद बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और मैं हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं। तो हमारे खास गेस्ट हैं आज हिमेश बदान। वेलकम सर आज इस खास पॉडकास्ट में, और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपसे एक तो आज पहली बार मिल पाया हूँ, और एक आपके एक्सपीरियंस जानने का जब लोगों को मौका मिलेगा तो आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। थैंक यू अमित भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के लिए, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एंड माइंडसेट के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपका। सो मजा आएगा आज के डिस्कशन में। अमेजिंग, थैंक यू थैंक यू। तो हम शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि आप जिस तरह का कंटेंट अभी बिल्ड कर रहे हैं, जैसे जो लोगों को डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, एक सही माइंडसेट को बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपने ऐसा क्यों चूज किया कि ये टॉपिक हमें बिल्ड करना चाहिए, ये बनाना चाहिए कंटेंट। राइट, देखो आपके ना जो कारण होते हैं कि क्यों कोई चीज़ आप करते हो, उसके पीछे हमेशा आपका पास्ट होता है, हिस्ट्री होती है, कुछ ऐसे किक्स होती हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर होते हैं। तो जब मैं छोटा था तो बचपन में हमारे साथ कुछ फैमिली के साथ कुछ ऐसे फाइनेंशियल लॉसेज हुए थे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि सडनली हम एकदम जीरो भी नहीं माइनस पे आ गए थे। और उस टाइम पे कर्जा भी था सर पे, सारे रिश्तेदार आपका साथ, मेजॉरिटी लोग छोड़ देते हैं, मेजॉरिटी दोस्त आपके दोस्त नहीं रहते। सो मैंने देखा कैसे मेरे फादर ने स्ट्रगल किया उस टाइम पे और कैसे हमने सरवाइव किया। क्योंकि मैं ऐसे दो लोगों को और जानता था जिनके साथ पास्ट में सेम चीज़ हुई थी। मैं तो छोटा था, 6th क्लास में था, लेकिन मैंने ऐसे जो आपके शहर में न्यूज़ होती है, उन्होंने सुसाइड करी हुई थी। तो हमारे लिए वो दिन थे कि किसी भी दिन पापा उस डायरेक्शन में ना चले जाएं, क्योंकि कोई और रास्ता बचा नहीं है। लेकिन माइंडसेट का वो रोल था, मोटिवेशन का वो रोल था, क्योंकि वो ऐसी बुक्स पढ़ते थे, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उस टाइम पे भी लेते थे कि हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी अमित भाई, वो था एटीट्यूड।
जो पापा का एटीट्यूड था, उन्होंने हमें एक ही चीज बार बार सिखाई कि टफ टाइम है, 1 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा एटीट्यूड हमें इससे निकालेगा और कोई चीज नहीं निकालेगी। सो बचपन में, और जब वो हम सब चीजों को हमने क्रॉस किया, जब सारा लोन उतारा, दिल्ली आए, रीबिल्ड करी लाइफ, अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हुए, वो सारी चीजें उन्होंने हमें क्लियर मैसेज दिया कि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है, तो आप हमेशा बेहतर होते जाते हो जिंदगी में, पीछे नहीं जाते। हर प्रॉब्लम से आप डील कर पाते हो, आप हार नहीं मानते, सुसाइड जैसा स्टेप नहीं लेते। तो उस माइंडसेट की इंपॉर्टेंस मुझे पता थी। और होता है ना, कोई अगर रोज शराब पी रहा है, उसको मजा आ रहा है, तो उसको लगता है बाकी भी पिए। कोई रोज सुट्टा मार रहा है, उसको लगता है यार तुम सुट्टा क्यों नहीं मारते, यार आओ ना, मजा आएगा। इसी तरह से जब आपको पता है ना माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आपका मन करता है दूसरे भी उसको फॉलो करें, दूसरों की लाइफ भी इंप्रूव हो। तो वो नशा है। तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, उसके बाद कई इंसिडेंट्स होते गए और मैं इसको फुल टाइम इसके अंदर आता गया, बट ब्रॉडली ये एक ओवरव्यू है। So good. तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहां पर आप ऑब्वियसली सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट तो आप बना ही रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी बहुत बात कर रहे हो, और मैंने कुछ वीडियोस तो ऐसी देखी हैं जिसमें आपने अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर किए। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या सबकॉन्शियस माइंड की पावर में कब बिलीफ स्टार्ट हुआ आपका कि यार ये तो मेरे लिए काम कर रहा है, व्हेन इट स्टार्टेड हैपनिंग विद यू? सो शुरू में ना बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जानते नहीं होते इस चीज के बारे में उतना डिटेल में, लेकिन एक दो चीजें उनकी लाइफ में ऐसी होती हैं कि उनको लगता है कि समथिंग इज ट्रिगरिंग, कुछ तो है ये। फिर आप उसके बारे में जानना शुरू करते हो। मैं उस कैटेगरी से हूँ जिसने इसके बारे में पढ़ा बाद में, एक्सपीरियंस पहले करना शुरू कर दिया। तो ये इंसिडेंट शायद, आई डोंट नो, मैंने किसी वीडियो में कभी शेयर किया है, नहीं किया, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। जब पहला टच मैंने लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे, 2010 या 11 की बात होगी। तो आई थिंक मैं बस में था, तो ये गाना चल रहा था कि एक गाना है हाजी अली, या हाजी अली, ये वाला सॉन्ग। और हाजी अली सोचते मुझे एक दो मूवीज के शॉट याद आए जिसमें समुंदर है, मुंबई है, राइट, फिर उसके आसपास गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में आए गाना सुनते हुए। और मैंने कहा यार, बचपन में ना कई बार सोचता था मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई गया नहीं कभी, राइट। मुंबई जाने के थॉट्स ना उस गाने से ट्रिगर हुए। मुझे और कोई कनेक्शन नहीं पता था, हाजी अली क्या है एग्जैक्टली नहीं पता, बस मूवीज में देखा है, समुंदर है, मुंबई है, और मैंने कभी बीच नहीं देखी, कभी ओशन नहीं देखा। मन किया मुंबई जाना है, समुंदर देखना है, ये थॉट आना शुरू हो गया। कार में जा रहा हूँ, ये गाना लगा लिया, मतलब बस में सुना, उसके बाद ये गाना कई बार मेरे ट्रैक में चला, एंड मुंबई वाला थॉट माइंड में आना शुरू हो गया। आई वॉज वर्किंग, मैं जॉब कर रहा था, मुंबई कान में बज रहा था, आंखों के आगे आ रहा था। और आई थिंक ये मिड मार्च के आसपास की बात थी, इन्हीं दिनों की बात थी। एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मुझे कॉल आती है, तब ना कोई चैनल था कुछ था, मैं तो जॉब कर रहा था, ट्रेनर था। तो मुझे कॉल आती है कि हम मुंबई से बोल रहे हैं, एमपी के ऑफिस से हैं, थाने साइड का, मीरा भाईंदर साइड के एमपी हैं, और आपका एक सेशन हमें करवाना है मुंबई में हमारे स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस के ऊपर, क्योंकि आप कई कॉलेजेस में जाते हो, मेरी जॉब ऐसी थी, मैं कई कॉलेजेस में जाता था। एंड मेरे को मुंबई से इनवाइट आ गया, हम आपको आने जाने का, शायद तब ट्रेन ही दी थी उन्होंने, तो ट्रेन में आपको आना जाना देंगे, ट्रैवल हमारा सब कुछ आपका, सुबह आएंगे, आपको सेशन होगा, रात को आप चले जाएंगे। मैं कहा मुंबई की कॉल तो आ गई। अब जब पहुंचा तो उन्होंने पूरा स्केड्यूल सुना दिया, जिसमें कहीं समुंदर नहीं था, कहीं गेटवे ऑफ इंडिया नहीं था, कहीं हाजी अली नहीं था। मैंने कहा यार मुंबई तो आ गया, बट समुंदर तो रह ही गया। मुंबई आके भी मुंबई नहीं गया, मैं इस साइड आ गया, नॉर्थ साइड आ गया। तो सेशन हुआ रात को, और अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और मुझे बिलीव स्ट्रांग हुआ कि रात को सेशन खत्म हुआ, मेरी ट्रेन थी मिडनाइट की, और मेरे पास ऑर्गेनाइजर आते हैं कि आपका सेशन इतना पावरफुल हुआ है, इतना अच्छा हुआ है, कल मिनिस्टर्स आ रहे हैं, 3 दिन का इवेंट है, और कल मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और हम चाह रहे हैं आप कल भी सेशन करो, तो हम कल आपका ट्रैवल करा देंगे अगेन बुक, आज की टिकट होने देते हैं कैंसिल, और आप एक दिन और रुको, कल रात को सेशन है, दिन में आप चाहो तो मुंबई घुमाओ, आपको हमारी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, हम दे देंगे। नेक्स्ट डे मैं गया, सबसे पहले हाजी अली, फिर गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा साइड घूमा, आई डोंट नो जुहू गया था कि नहीं गया था, और मुंबई वाला टिक मेरा बजा, और मैंने देखा 20-23 दिन में ही दिस हैपेंड विद मी। तब भी ऐसा नहीं था कि अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीवर बन गया हूं और मैंने अब पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मुझे फील हुआ कि कुछ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कोई सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको लग रहा है कि यार मैंने सोचा और हुआ। एंड देन मेरा मन था बुक लिखने का, और अभी भी यूट्यूब नहीं था, चैनल नहीं था, कुछ नहीं था, उन दिनों की बात कर रहा हूँ।
कि मैंने सोचा मुझे ऑथर बनना है। आज हम सोचे, क्रिएटर सोचे बुक लिखनी है तो उसको सपोर्ट भी मिल जाएगी, पब्लिशर भी मिल जाएंगे, ऑडियंस भी है जो उसकी बुक पढ़ना चाहेगी। मेरे माइंड में बुक लिखनी है। अब मैं सुपर बिजी जॉब में था, बहुत ज़्यादा मेरा ट्रैवल था, रात को 2 बजे आना, 3 बजे चले जाना, ऐसा भी होता था। ट्रेन ट्रैवल ज़्यादा होता था तो बहुत टायरिंग भी रहता था। इस जॉब में मेरे माइंड में आ रहा है मुझे टाइम निकाल के बुक लिखनी है, राइट। एंड देन अगेन मार्च का ही महीना था उस टाइम पे, और मुझे मेरी कंपनी ने कहा कि एक कॉलेज है जिसके अंदर हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हमें वहाँ पे 5-6 ट्रेनर्स को इम्प्लांट करना है, वहाँ पे 1 साल तक ट्रेनर सिखाएंगे। वी वांट पहला 1 महीना आप जाओ और वहाँ पे सारा कुछ सेट करो, बीइंग अ सीनियर रिसोर्स इन द कंपनी आप सेट करो। अब मैं दिल्ली में रहने वाला लड़का बठिंडा के एक कॉलेज में जाके 1-1.5 महीने के लिए बस गया, राइट। अब वहां पे मेरा काम था सेट करना चीजों को, मेरे पास जो चीजें थी वो गाइड करना। 3-4-5 घंटे की मेरी वर्किंग थी, यही चाहिए थी कंपनी को, और बाकी टाइम मेरा बिल्कुल फ्री था। फील्ड्स के अंदर वो कॉलेज था, आसपास खेत थे, हरियाली थी, मौसम भी मार्च का प्यारा प्यारा था, और मैं रोज अपनी बुक के ऊपर काम करना शुरू हो गया। मैं कुछ लिखता गया एंड 1 से 1.5 महीने में जितना मेरे पास एक्सपीरियंस था मैंने उसमें डाला एंड मेरी बुक तैयार हो गई। मतलब एक बिजी लाइफ में मुझे वो टाइम निकल आया जिसपे, और एनवायरनमेंट निकला, एक लिखने का एनवायरनमेंट होता है ना, आसपास हरियाली है, खुली जगह है। अब गुड़गांव दिल्ली में आप उतना क्रिएटिव नहीं हो पाते कई बार। सो ये इंसिडेंट्स होने शुरू हुए मेरे साथ। फिर जब मैंने चैनल बनाया तो चैनल बनाते हुए मैं इस सब्जेक्ट के अंदर और डीप गया, लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो मुझे पता चला व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। इसके अंदर और घुसना शुरू किया। और ये मेरा मैसेज सबको होगा कि डे 1 पे कई बार ना हम 100x 200x 10x सोच रहे हैं, अंदर हमारा वो बिलीफ नहीं है। तो शायद शुरू में कुछ एक्सपेरिमेंट वर्ड नहीं होगा, शायद शुरू में छोटे गोल से भी शुरू किया जा सकता है। एक गोल से भी शुरू किया जा सकता है। आप 10 विजुअलाइजेशंस कर रहे हो लेकिन बिलीफ नहीं है, एक विजुअलाइजेशन करो, इतनी करो कि वो 2-4-6 महीने में अचीवेबल हो, आपका कॉन्फिडेंस आए, फिर नेक्स्ट विजुअलाइजेशन करो। करते करते ये सब प्रोसेस था जो 2019 में मैंने किया, वो 100x था। लेकिन उससे पहले मैंने सीधा 100x नहीं किया, उससे पहले बुक लिखना ही गोल था, मुंबई जाना ही गोल था, राइट। यूट्यूब पे सिल्वर बटन आना ही मेरी मैनिफेस्टेशन थी, जिससे शादी करना चाहता हूं उससे शादी करना मेरी मैनिफेस्टेशन थी। तो ये सारी चीजें रोल प्ले करती गई। बाकी हम डिस्कशन में जाएंगे तो इसके पीछे की बहुत सारी चीजें निकलेंगी और मुझे मजा आएगा याद करने में, बट कैसे बिलीफ बना उस चीज को मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा था। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली कि बिलीफ जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, फेथ, विश्वास होना उस चीज में। और मैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ लोगों को। तो अगर कोई इंसान जो जानता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यार, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो चल दो, सुन तो रहा हूं मैं, और बार बार मेरे नजरों के सामने अलग अलग तरीके से आ रहा है, तो आप उस इंसान को क्या, उस पर्सन को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि यार हाउ टू डेवलप दैट फेथ इन यू टू बिगिन योर जर्नी इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? वो कैसे करना चाहिए? सो बिलीव करना, नाउ I'll always say कि even if you're believer of law of attraction or not believer, बिलीफ तो इंपॉर्टेंट है, हाँ, राइट, करेक्ट। बिलीफ तो जिंदगी में चाहिए ना। मतलब ये हर धर्म, हर मेंटोर, हर ट्रेनर, हर पेरेंट अपने बच्चों को कहता है ना कि विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, करेक्ट, राइट। तो सीइंग इज बिलीविंग, ये मेरा एक फंडामेंटल है, ठीक है। बहुत नेचुरल सी बात है कि आज मैं मान लो किसी शहर में हूँ जहाँ पे मेरे आसपास कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जिसने कोई बड़ा बिजनेस बिल्ड किया हो, कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जिसने कोई बड़ी कार ली हो या कोई बड़ी सोशल कॉज के लिए काम किया हो। तो मेरा नेचुरल थॉट पैटर्न यही होगा कि ये सब पॉसिबल नहीं होता, हमारे शहर में पॉसिबल नहीं होता, हमारे घरों में पॉसिबल नहीं होता। नाउ व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट रीडिंग अबाउट दोज पीपल जो आपके जैसी बैकग्राउंड के थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आप करना चाह रहे हो, जिसके ऊपर आपको डाउट है। जब आप उनकी स्पीचेस सुनना शुरू करते हो, टेड टॉक पे जाके, जोश टॉक पे जाके, या उनके पॉडकास्ट सुनना शुरू करते हो, जब आप उनकी किताबें पढ़ना शुरू करते हो, आप रेजोनेट कर पाते हो, आप जर्नी देखते हो कि ये स्टेप लेके उसने ये किया, राइट। सिंपल एग्जांपल है, एक तो कॉमन एग्जांपल रॉजर बेनिस्टर, बहुत पुरानी है, मैं उसको रिपीट नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने गूगल करना हो कर लो। लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स है। सचिन तेंदुलकर 2010 तक किसी ने डबल सेंचुरी नहीं करी वनडे इंटरनेशनल में। सेम क्रिकेट है, सेम ग्राउंड है, सेम बैट है, सेम तरह के प्लेयर्स हैं। वंस सचिन डिड डबल सेंचुरी, उसके बाद क्यों 13 लोगों ने डबल सेंचुरी कर ली? वाई एवरी ईयर एवरेज एक डबल सेंचुरी हो रही है। करेक्ट। माउंट एवरेस्ट 1954 तक वैसा ही पहाड़ था जैसा पहले था, जब एडमंड हिलरी और तेंजिंग ने उसको कॉन्कर कर लिया, फिर क्यों हर साल लोग करना शुरू हो गए? और अब एक ऐसा नहीं है कि अब किसी ने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर किया तो वो न्यूज बनती है। अब तो
लोग हर बार कर रहे हैं, मतलब एवरी ईयर पीपल आर डूइंग इट। तो क्योंकि किसी एक ने कर लिया ना, तो बाकियों ने उसको रिवर्स प्लान किया, रिवर्स इंजीनियर किया, उसका पैटर्न समझा और एग्जीक्यूट किया। तो आप भी जो करना चाहते हो ना, उस तरह के लोगों के बारे में सुनो, पढ़ो, देखो, समझो, आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा। बहुत। और मैं भी इस बारे में बार बार बात भी करता हूँ कि जब भी आप किसी चीज में आपको विश्वास बढ़ाना है, तो जैसे आपने बोला उस बारे में नॉलेज बढ़ाओ पहले। जैसे जैसे आप उससे रिलेटेड किताबों को पढ़ोगे या लोगों को सुनोगे, जैसा आपने बोला, तो बाय डिफॉल्ट नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप। एक छोटी सी चीज से शुरू करो ना यार। आप 1000 करोड़ पर सोचो भाई, आप पहली गाड़ी सोचो जो 3 लाख रुपए की आएगी, 4 लाख की आएगी, 5 लाख, वहां से शुरुआत करो। तो आपको ना वहां पर धीरे धीरे जब आप पहुंचोगे, अपने गोल अचीव करोगे, तो आपको लगता है कि यार ये हो सकता है तो बड़ा भी हो सकता है। फेथ अपने आप बढ़ने लगेगा। आपने एक और बहुत अच्छी बात की थी कि विजुअलाइजेशन के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि विजुअलाइजेशन कितनी ज्यादा, मतलब एक सही माइंडसेट, ऑल्सो माइंडसेट भी जरूरी है, आई एम श्योर फेथ भी जरूरी है, माइंडसेट भी जरूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, लेकिन विजुअलाइजेशन का कितना बड़ा रोल है एक अपने सपनों को अचीव करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, मैं ना इस एंगल से भी सोचता हूँ बहुत बार, क्योंकि हम एक नेक्स्ट जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, हम एजुकेटेड हैं, हम साइंस भी समझते हैं। हाँ। तो अगर हम सीधा कहे भाई सोचो और हो जाएगा, तो मेरे तो सवाल थे इस चीज पे बहुत सारे और आई थिंक बहुत सारे लोगों के होते हैं कि सोचो और हो जाएगा, व्हाट इज द सेंस, राइट? तो वो व्हाट द बीप वाली बात आ जाती है, सोचो और हो जाएगा। देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द साइंस। जब मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, जब मैंने देखा कि मैंने सोचा और हुआ, तो क्या था ये, तो इसके पीछे मेरे को जो साफ साइंस नजर आती है वो ये है कि अगर बेसिकली इट गोज टू कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका इतना, सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है, ये हम जानते हैं, मानते हैं, इसकी पावर को हम कई बार फील करते हैं, रोज करते हैं, राइट? कि हम कॉन्शियसली तो एक चीज सोच रहे हैं, सबकॉन्शियसली बहुत कुछ रजिस्टर हो रहा है। अब कॉन्शियस माइंड तो काम पे है, लेकिन उसकी कोई पावर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड अगर काम पे लग जाए तो उसकी पावर तो अनलिमिटेड है और अनटैप्ड है। करेक्ट। जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप एक डिजायर्ड स्टेट को बार बार देख रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट फॉर लिमिटेड टाइम हो रहा है जितनी देर विजुअलाइज कर रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड विच इज मच 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 पावरफुल, वो देख रहा है उस डिजायर्ड स्टेट को बार बार। नाउ यू डोंट हैव आइडियाज, कॉन्शियस माइंड डज नॉट हैव आइडियाज, उसको नहीं पता क्या सोल्यूशन होगा, कैसे जाना है। सबकॉन्शियस माइंड के पास तरीके आ जाते हैं, वो रास्ते ढूंढना शुरू करेगा, वो रास्ते बनाएगा। होता क्या है, सेम डे सेम बातों में आपका ध्यान उन चीजों पे ज्यादा पड़ता है जो रिलेटेड है आपके गोल्स के। करेक्ट। आप डिमोटिवेट होते हो, लेकिन आपको एक रीजन मिलता है दोबारा खड़े होने का, क्योंकि आपने वो विजुअलाइज किया है बार बार और आपका माइंड आपकी फेवर में जा रहा है, राइट? बहुत बार ऐसा होगा कि सिंपल एग्जांपल है कि हम किसी गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं, राइट? ये गाड़ी मुझे लेनी है, ये गाड़ी मुझे लेनी है, एंड एवरीवन कैन रिलेट टू दिस। सड़क पे वही गाड़ी ज्यादा नजर आती है। करेक्ट। आप कोई फोन लेने के ब्रांड का सोच रहे हो, वो ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट्स पहले भी उतनी थी, आपको ज्यादा नजर आएगी। बहुत बार होता है, मान लो कि ट्रैवल प्लान करें, गोवा जाना है, और आप किसी बस में हो, 6 सीट छोड़ के, पूरी बस में शोर है, 100 तरह की बातें चल रही है, 6 सीट छोड़ के कोई गोवा गोवा 4 बार बोल रहा है, आपके कानों में वो गोवा घुसता है। इट मींस आपके आसपास 100 चीजें हैं, सबकॉन्शियस माइंड सिलेक्टिवली चूज करता है। तो आपके आसपास 100 आइडियाज रोज आते हैं, आपको नहीं पता, बट व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड नोज कि आपको कहां जाना है, वो उन आइडियाज को चूज करता है, वो रास्ते बनाता है उस तक पहुंचने के लिए। इस वजह से आप मोटिवेटेड रहते हो, इस वजह से आप एक्शन लेते हो, इस वजह से जब आप गिरते हो तो आपको रीजन मिलता है वापस खड़े होने का, इस वजह से आपका डिसिप्लिन लाइफ में बढ़ता है, रोज आपको एक कारण मिलता है उठने का, सोने का। और अगर हम सक्सेस के फंडामेंटल्स की बात करें, इसके अलावा क्या होते हैं? आपको लग रहा है सिर्फ सोच रहे हो और नहीं, आप सोच रहे हो, उस वजह से वो सक्सेस के जो पैटर्न्स हैं वो सारे टिक हो रहे हैं, एक्शन हो रहा है, मोटिवेशन आप रख रहे हो, गिव अप आप नहीं कर रहे, प्रॉब्लम से आप सीख रहे हो। ये सारी चीजें फंडामेंटल्स हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करो नहीं करो, सक्सेस का रास्ता यही है। विजुअलाइजेशन हेल्प्स यू कि आप उस रास्ते पे चल पाओ। और एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो गाड़ी वाला आपने एग्जांपल दिया, मेरे साथ भी एक्चुअली ये हुआ। जब मेरे को अपनी गाड़ी लेनी थी, तो मैं कहीं ना कहीं से मैंने जब गाड़ी ली थी, इट्स बीन आई थिंक ऑलमोस्ट 10 years नाउ, तो मेरे को ना, मैं कलर भी वही, गाड़ी भी वही, ब्रांड भी वही, और उसके बारे में इंक्वायरी की, तो मेरे को ये समझ में आया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो एआई है वो हमारा सबकॉन्शियस है। एब्सोल्युटली। आप जो सोचने लगते हो, मतलब आप उसे टाइप भी नहीं कर रहे हो, जैसे गूगल पे डाल रहे हो तो आपको दिखेगा नहीं, आप सोच रहे हो,
एंड यू आर एक्चुअली इसको आप देखने लगते हो, आपकी नजरें इसको नोट करने लगती हैं और आप देखते हो कि यार ये चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। और यानी कि फिर मुझे ये समझ में आया कि आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स कि आई एम थिंकिंग अबाउट द राइट थिंग एंड और मे बी आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग। और ये चीज़ जो आपने बोली है ना, बहुत लोगों को मैं सजेस्ट भी करूंगा, क्योंकि मैंने करी है, मैंने आपसे सुनी है और बहुत लोगों से सुनी है कि थोड़े पंगे लो। पंगों से मेरा मतलब है, कोई गाड़ी सोची है ना, औकात नहीं है ना, उसकी टेस्ट ड्राइव ले लो। बहुत बढ़िया। मैंने ली है, राइट। मैंने आई वुड से कि जब 5 लाख 5.5 लाख की गाड़ी थी, वो भी किस्तों में, मैंने 70 लाख की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली थी। तब भी मैं वो एकदम से नहीं ले पाया था, बीच में मुझे गाड़ियां चेंज करनी पड़ी वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन मैं टेस्ट ड्राइव, मैं हर 1-1.5 साल में उसके शोरूम पे, अगर मॉल में उनका डिस्प्ले चल रहा है, नोएडा भी आया था मैं, जीआईपी मॉल में शायद, या मॉल ऑफ इंडिया, हाँ मॉल ऑफ इंडिया में उनका डिस्प्ले चल रहा है मर्क वालों का, मैं चला गया इंक्वायरी करने अच्छे से, क्या गाड़ी, उनके फॉलोअप्स भी आते रहते हैं कि हाँ लेट दैट हैपन, आने दो फॉलोअप, सर आप कब प्लान कर रहे हो, राइट, आने दो क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे भेजेंगे वो आपको कि हमारा नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, इस बार ले लो, उनका काम है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सो आई फील के खुद को एक्सपोज करना चाहिए। और ये इतनी बेहतरीन आपने बात बोली। मैंने आई जस्ट शेयर, मैंने ऐसे 2 चीज़ें अट्रैक्ट की अपनी लाइफ में। तो मुझे गाड़ी लेनी थी कुछ सालों पहले, मैंने जाकर 5 सीरीज बुक की, BMW की हमने बुक कर दी, और मैंने कई बार शेयर भी किया लोगों के साथ, बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद यू ऑल्सो। तो मैंने बुक कर दी, टेस्ट ड्राइव वगैरह नहीं ली थी, और वो था कि BMW का लोगो है जी, तो लोगों ने बोला चलो ये ठीक है, बुक कर दी। बुक करने के बाद उसके आई थिंक 3 महीने बाद डिलीवरी थी, लेकिन आई हैपन टू टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ मर्सिडीज ई क्लास। मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ले ली आई थिंक 1 या 1.5 महीने के बाद, और उसने मुझे एक बुकलेट दी, और उस बुकलेट पर इतना अच्छा एक वो था कार्ड, वो मैंने निकाल के अपने विजन बोर्ड में एक जगह पर जहाँ पर मैं अपने जो भी मैं चाहता हूँ उसका मैंने एक बोर्ड बनाया हुआ है, उसकी मैं पिक्चर प्रिंट आउट लेता हूँ गूगल से, बहुत सुंदर, और उस पर लगा देता हूँ ताकि मैं उसको कंसिस्टेंटली देख सकूँ। और वहां पर वो मैंने कार्ड अटका दिया, और लगाया भी नहीं, मतलब ऐसे कॉर्नर पे अटका दिया। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ वो, क्या चीजें हुई। 3 महीने के बाद मेरे पास मर्सिडीज ही थी। एंड आई वाज एक्चुअली वंडरिंग, लोग भी पूछ रहे हैं, लेकिन जब मर्सिडीज आ गई, हफ्ता 10 दिन के बाद जब मैंने देखा और मैंने ऑब्जर्व किया ध्यान से मेरे विजन बोर्ड पे, ओ माय गॉड। और इस तरह से जो आपने बोला ना, इसी तरह से मैंने क्या किया, मेरे को ऑब्वियसली हम सबका देखो पेरेंटल हाउस है, घर है, बहुत लोगों को मिल जाता है, पेरेंट्स का घर होता है उनके पास, लेकिन कई बार होता है कि आपको खुद का घर तो लेना ही लेना है। और मैंने क्या किया, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यार एक काम तुम देखो तो सही आपको किस तरह का घर लेना है। तो मैंने काउंटी प्रोजेक्ट में आके, नोएडा में आके, तो वहाँ मैंने घर देखा और मुझे इतना अच्छा लगने लगा, और मैं उसकी बुकलेट मैंने सारे विजन बोर्ड हर जगह लगानी शुरू कर दी। एक मतलब ये वो तब है जब अकाउंट में मंथ एंड में आपके पैसे नहीं, आप क्रेडिट कार्ड पे सर्वाइव कर रहे हो, नौकरी में आप, ठीक है। अगले 6 महीने में मैंने उसका कॉस्टिंग, जब हमने इनिशियल स्टेज पे था, आई थिंक इट वाज ऑफ अराउंड 70 लाख रुपए का था घर, तो मैंने आई बुक दैट हाउस, क्या बात है, इन जस्ट 6 months। वेरी नाइस। एंड आई वाज लाइक उस दिन मुझे समझ में आया, मतलब ऑब्वियसली आप कुछ चीजें फॉलो कर रहे हो लाइफ में, आप समझ भी रहे हो, लेकिन उस वक्त आपको ना वो चीजें रिएटरेट होती हैं, रिकन्फर्म होती हैं, आपको लगता है कि भाई, मैं कई बार जब मैं भटक जाता हूँ, मैं विश्वास खो देता हूँ अपने अंदर, मुझे विश्वास नहीं खोना, ना खुद में, ना उस यूनिवर्स में, और इस हवा में इतनी पावर है, भगवान में इतनी पावर है कि आप जो सोचोगे ना, आप उसको मैनिफेस्ट जरूर करोगे। बिल्कुल। तो दिस इज अमेजिंग आई हैड, तो जस्ट टू शेयर विद यू, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब एक्चुअली में जो आपने कहा, ये दिस इज everyone should do it. If somebody wants to buy a car, they should take the test drive. Amazing, बहुत बढ़िया, thank you। जब फील आ जाती है ना आपको, अगेन कार हो, घर हो, कहीं जाने की सोच रहे हो, उसको जितना फील में ले आओगे ना, अगेन साइंस है ये, तो आपका माइंड उधर चलेगा ना, माइंड ने तो चलना ही है, डिस्ट्रक्टिव कर लो, कंस्ट्रक्टिव कर लो। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, जैसे बहुत लोगों को ना विजुअलाइजेशन में दिक्कत आती है, विजुअलाइज करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डाउट आ रहा है, अरे यार।
लेकिन जब आप उसको रियलिटी में एक्सपीरियंस कर लेते हो कि आप उस घर में विजिट कराए, उस गाड़ी में बैठ के स्टीयरिंग पर हाथ रहे, तो विजुअलाइज करना मुश्किल नहीं है लोगों के लिए, फिर वो आसान हो जाता है, उसकी जर्नी आसान हो जाता है। मैं एक लग्जरी कार की एग्जांपल देता हूँ। अगेन हम कार की बात कर रहे हैं, हाँ। जरूरी नहीं है लग्जरी कार ही सबका गोल हो, एक समझ एक्सप्लेन करने के लिए दे रहा हूँ, बट इट कैन बी एनी अदर गोल। हम दोनों ने भी, सबने बहुत सारे गोल्स बनाए होते हैं। कार जल्दी समझ आ जाती है, इसलिए ज्यादा बात हो जाती है उसकी। ऐसे मोहल्ले में चक्कर लगा लो जहाँ पे लग्जरी कार नॉर्मल हो, राइट? तो आपको लगेगा कि यार ये बड़ी डुएबल सी चीज है, कौन रहते हैं यहाँ पे? फिर देखो क्या स्टोरीज है उनकी, क्या सब रईस है, मतलब जनरेशनल रईस है, या कोई सेल्फ मेड भी है? तो आपको मतलब वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको। एग्जैक्टली। अब बड़े लोग कहते हैं यार, गाली देते हैं बहुत लोग, 5 स्टार में 300 रुपए की कॉफी है, 1000 रुपए की दाल है, ठीक है। कौन गाली नहीं देते? जिनके लिए वो इट्स नथिंग फॉर देम, वो क्यों कहेंगे? वो 1000 रुपए की दाल खाने आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है उससे, राइट? अगर उस तरह के एनवायरनमेंट में अगर तुम्हें उस तरह की वेल्थ क्रिएट करनी है, तो पहले तो अपने माइंडसेट को वहां उनके साथ मैच करना होगा कि यार वो दाल महंगी नहीं है, आज मेरे लिए महंगी है, यूनिवर्सली महंगी नहीं है। 300 रुपए का नान मुझे समझ नहीं आ रहा, 300 रुपए का नान मुझे समझ आ जाएगा जब मेरे बैंक में 30 करोड़ पड़ा होगा। मैं खाऊं ना खाऊं समझ आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल अमेजिंग। एक्चुअली भी यही हो रहा है एक्चुअली लोगों के साथ। वो जिस स्टेज में हैं, वो करंट, हम ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ना, अपनी करंट स्टेट के अकॉर्डिंग हर चीज जज कर रहे हैं, बट वो ये नहीं सोच रहे हैं कि दिस इज माई करंट स्टेज, और ये मेरे पास्ट का नतीजा है, जो मैंने पहले किया, कर पाया नहीं कर पाया, जो भी मेरी सोच थी या जो मुझे पहले मिला था। लेकिन जो मेरा फ्यूचर है वो तो मैं कभी भी बदलना, वो किसी भी दिन से बदलना शुरू हो सकता है। यस, वही थॉट चेंज करना होगा ना पहले तो वो नेगेटिव थॉट छोड़ना होगा। आपके बैंक में 10 लाख पड़े हैं, आप शादी पे 5 लाख लगाते हो, समझ आता है। अंबानी के बैंक में हजारों करोड़ पड़े हैं, वो 100-200 करोड़ शादी पे लगा ले तो लोगों को समझ नहीं आता। आप भी तो वही कर रहे हो। आप क्या स्मार्टफोन नहीं ले रहे, डम फोन पे जी रहे हो? नहीं ना, आप स्मार्टफोन लेते हो, समझ आता है कि भाई मेरी सैलरी 40,000 है, मैंने 10-15 हजार का फोन ले लिया। अब जिसकी सैलरी 4 लाख है वो 1.5 लाख का आईफोन ले ले, तो क्या प्रॉब्लम है? सेम ही तो कर रहा है जो आप कर रहे हो। और इससे ना एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है कि जो मैं भी अपने एक्सपीरियंस में महसूस भी करता हूँ कि अगर आप दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए जब देखते हो और बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हो, तो आप एक्चुअली गलत एनर्जी भी दे रहे हो। 100%, 100%। एंड मतलब अगर आप मुझसे पूछो ना कि इस वक्त सबसे ज्यादा करेक्ट करने की क्या जरूरत है, गुड दैट यू टच दिस टॉपिक में, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर हम किसी चीज के अगेंस्ट हो रहे हैं, इफ समवन इज बिकमिंग सक्सेसफुल और हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन, अगर कोई पैसा कमा रहा है हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन है, कोई एग्जाम क्लियर कर रहा है हमारे अंदर उसको लेके नहीं, जिस चीज को हम हेट कर रहे हैं वो हमें मिलेगी कैसे? एब्सोल्युटली सही बात है। कैसे मिल सकती है? आपकी इमोशन, मैं कह रहा हूं योर इमोशन इज अगेंस्ट दैट। कोई अमीर हो गया, आपके मोहल्ले में किसी ने ज्यादा कमा लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, एथिकली सही किया उसने मेहनत करके ली, और आपके अंदर जेलसी आ रही है, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है वो आपको नहीं मिलेगी। और जब आप किसी चीज को एडमायर करते हो कि यार बंदे ने मेहनत करी है, गाड़ी लिया है, आई एम वेरी हैप्पी, मेहनत करने वालों को सलाम है, पैसा कमाने वालों को सलाम है, मेहनत होती है, राइट? सपने पूरे करने वालों को सलाम है, जेलसी नहीं है। तो आप भी उस चीज को एडमायर करके उस तरफ एक्शन लेते हो कि मैं कैसे कर सकता हूं। दैट जेलसी टर्न्स इनटू इंस्पिरेशन। वो जलन आपके लिए एक प्रेरणा बन जाती है, और जब किसी चीज की प्रेरणा मिलती है तो फिर आपको कोई कोच, कोई कंसल्टेंट, कोई गुरु नहीं चाहिए, फिर आप अपने कोच बन जाते हो। अमेजिंग, सो गुड। मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ ना, मेरे यहाँ से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये जो एनर्जी, ये सब एक्चुअली खेल तो सारा एनर्जी का ही ना, कि वो जो रब इफेक्ट होता है जब आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है और आप उससे कंसिस्टेंटली कुछ सीखने की, समझने की कोशिश करते हो कि वो कैसे बना, तो दैट्स वेयर आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो कि और स्पीड से वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हो। लेकिन आपको, जैसे हमने एक बात की अबाउट कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं तो हमारा बिलीफ भी बढ़ेगा, पर्सनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उसमें माइंडसेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एब्सोल्युटली। तो कोई भी इंसान अपने माइंडसेट को कैसे कंसिस्टेंटली डेवलप कर सकता है ताकि वो अपनी मैनिफेस्टेशन की भी जर्नी कर सके, सक्सेसफुली अचीव कर सके जो भी चाहता है, उसके साथ साथ ओवरऑल लाइफ में भी ग्रो कर सके, वो कैसे किया जा सकता है? देखो, हमारे बहुत बेसिक है, व्हाटएवर गोज इन गोज थ्रू सेंस ऑर्गन्स। उसमें से 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारी माइंडसेट और नॉलेज को इम्पैक्ट करते हैं। हम क्या देख रहे हैं,
हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, राइट? अगर वो सब कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, राइट, जरूरी नहीं हर कोई रीड करे। हाँ, करेक्ट। आप वीडियोस कैसी देख रहे हो, आपके इंस्टाग्राम पे रील्स किस तरह की कंज्यूम हो रही हैं, आप डिस्कवर फीड में चले जाओ, डिस्कवर सेक्शन होता है इंस्टाग्राम पे, वहां चले जाओ, सामने क्या है ना सजेस्टेड, वो बता देगा कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव जा रहा है, राइट? आप पर्वर्ट बन रहे हो कि आप कंस्ट्रक्टिव बन रहे हो। तो व्हाट यू आर वॉचिंग, आज की डेट में वॉचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग, राइट? वॉचिंग से मतलब आपकी ईयर्स भी आ गए, आईज भी आ गई। तो गीगो है, गोज इन गोज आउट, जो अंदर लोगे वो बाहर निकलेगा। तो अगर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है तो इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 6-6 घंटे सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टडी करो, इसी तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखो, मूवी देखेंगे तो बस हम 3 इडियट्स देखेंगे, कुछ और नहीं। एटलीस्ट सम टाइम डेली आपके रूटीन में होना चाहिए जो आपके माइंडसेट के लिए हो। वो 15 मिनट की रीडिंग रोज हो जाए तो 365 दिन में आपकी जिंदगी कहीं और ही पहुंच चुकी होती है। वो 15 मिनट की हियरिंग रोज हो जाए या 15 मिनट की स्पीकिंग रोज हो जाए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए, कुछ कर लो, लेकिन इट इज अ डेली डोज। इट इज नॉट एक पॉडकास्ट देखा अब तो सॉलिड सब, इट इज अ डेली डोज। आपका डेली डोज क्या है माइंडसेट के लिए? मैं जो बेसिकली आपकी बाउंड्री को क्रॉस करता है, जहां आप सोचते हो आपको एक लेवल पुश करता है, वो डोज क्या है? मैं एक रीडिंग वाला बंदा हूँ। बुक्स मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम भी करता हूँ। लेकिन अगर एक चीज पूछो तो आई एम अ रीडर। मेरी सबसे ज्यादा जो लर्निंग है वो रीडिंग से, और मेरा डेली रूटीन है 15 मिनट पढूं या 4 घंटे पढ़ जाऊं, वो डिपेंड करता है स्केड्यूल क्या है। लेकिन बुक्स आई वुड से कि इज माय मेजर सोर्स और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ की। तो आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं या उन्हें सुनना या उनकी वीडियो देखना? आपका प्रेफर्ड मोड क्या है? मैं लर्नर वाला इंसान हूँ, रीडर, सॉरी, टेक्सचुअल इंसान हूँ। ओके। मैं एक्चुअली ना किताब पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं किताब से बातें करता हूँ। वाह। सो इट इज लाइक कुछ पढ़ा ना तो पॉज लगता है, इसलिए मैं कोई जल्दी में नहीं होता कि एक दिन में एक बुक या एक हफ्ते में एक बुक, कोई नंबर की रेस नहीं है। पढ़ जाता हूँ कई बार एक दिन में एक बुक, और कई बार 15 दिन लग जाते हैं एक बुक को, वो डिपेंड करता है उससे बातचीत कैसी चल रही है, राइट? दोस्ती कैसी हो रही है बुक से। बट ये मैं सजेस्ट भी करूंगा कि नेवर रीड अ बुक, टॉक टू अ बुक। वो लाइन क्या कह रही है, उस राइटर ने क्यों लिखी है, ये मेरी जिंदगी में कैसे इफेक्ट करती है, मेरे थॉट्स क्या आ रहे हैं, कुछ नोट्स आ रहे हैं तो लिखो। क्योंकि पर्पस ये नहीं है एक बुक खत्म करी, 2 करी, 3 करी। पर्पस है इवॉल्व होना, ग्रो होना, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना, नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना। उसके लिए लेट दैट थॉट एक्सचेंज हैपन, फिर चीज बसती है दिमाग में। पढ़ते जाएंगे ना तो कलेक्शन होगी, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, वो बुक्स को जिंदगी में कितना उतारा है, उसमें से याद कितना रखा है। बहुत एक बुक से 2 फंडामेंटल भी निकाल लिए तो 10 बुक्स के बाद आपके लाइफ के बाद 20 प्रिंसिपल्स हैं। बट वो 2 फंडामेंटल निकालने के लिए बुक से बात करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा थॉट दिया आपने, क्योंकि मैं जब अब किताबें पढ़ता हूँ तो हमारा जो प्राइम चैनल है दैट इज रीडर्स बुक्स क्लब, जहाँ पर हम बुक समरीज बनाते हैं। तो अब तो मैं भी पढ़ता हूँ, टीम भी है, तो मैं भी 4-5-6 दिन में किताब पढ़ डालता हूँ। लेकिन जो आपने पर्सपेक्टिव दिया ना कि ये भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको अपनी लाइफ में उतार कैसे रहे हो। आप अगर उसको लाइफ में उतारोगे नहीं, आप यू आर ओनली इनटू लर्निंग बट नॉट इनटू इम्प्लीमेंटेशन, तो शायद वो उतनी ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं होगी। और मैं भी जस्ट शेयरिंग कि मैं भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। यू नो कि मैं कलेक्टर भी हूँ, कि मैं कलेक्ट करना बहुत पसंद करता हूँ कि किताबें ना आपके पास दिखे ना, क्योंकि जब आपके सामने होता है ना कुछ, यू टेंड टू रीड, आप कब करते हो उसे पढ़ना शुरू करते हो, क्योंकि मुझे बाकी मीडियम से ना बहुत ज़्यादा समझ में आता नहीं है। और मुझे लगता है कि जब आप किताबें पढ़ते हैं, हम जब भी बैठते हैं तो आप ऑडियो सुन रहे हो तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियो सुन रहे हो तो आप टीवी खाते खाते भी कर सकते हो, लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे हो आप कुछ और नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते कुछ और यही कारण है कि जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है, IAS है, IPS के एग्जाम है, कितने भी बड़े एग्जाम हो, वो सब किताबों के थ्रू ही पढ़ाते हैं। तो अमेजिंग, बट गुड थॉट। एक किताब है, अगर आप उसको टच करना चाहें तो, जैसे एक किताब है माइंडसेट, कैरल ड्वेक की, जहाँ पर ना ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बहुत बात की गई है, ग्रोथ एंड फिक्स माइंडसेट के बारे में। और हम जब बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या माइंडसेट बिल्डिंग की या सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी की, तो ग्रोथ माइंडसेट मेरे अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। तो आप उसके बारे में कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ जरूर। इस चीज पे तो कोई दो राय नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो फर्क सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का ही होता है, सिचुएशंस का नहीं होता, हालातों का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। टेक एनी एग्जांपल, मोहम्मद अली को बोला गया था कि तुम्हारी चेस्ट, तुम्हारी फिस्ट एंड तुम्हारा वेट is not fit to become a boxer. अच्छा, okay, I didn't know this. Right.
स्टिल द ग्रेटेस्ट बॉक्सर। फैक्टर्स, तुम्हारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर फेवर में नहीं है, बट माइंडसेट फेवर में है ना, तो चीजें बदल जाती हैं। सचिन तेंदुलकर को बोला गया था तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम क्रिकेट में क्यों जा रहे हो, एमआरएफ क्रिकेट अकेडमी ने तो रिजेक्ट ही कर दिया था। तेंदुलकर वाज रिजेक्टेड, राइट। मतलब सोचो, क्रिकेट को इतनी बड़ा एक भगवान ही ना मिलता, राइट। अगर वो माइंडसेट ना होता, अच्छा ठीक है रिजेक्ट कर दिया है, छोड़ो क्या करना है। 4 रिश्तेदार भी कल बोल के गए तेरी हाइट छोटी है, ये वाला एग्जाम दे, आगे बढ़ जिंदगी में। कहाँ क्रिकेट खेल रहा है, क्या फर्क था, माइंडसेट था कि भाई मुझे अगर क्रिकेटर बनना है तो बनना है, बेस्ट बनना है तो बेस्ट बनना है, उसके लिए क्या करना है वो सोचूंगा, क्या नहीं हो सकता ये नहीं सोचूंगा। मैरी कॉम, कांगे था गांव मणिपुर के अंदर, मतलब बिजली भी पूरी नहीं आती, एक किसान की बेटी, घर में गरीबी है, बॉक्सिंग ग्लव्स के पैसे भी कहां से आएंगे पता नहीं। ऊपर से अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये सिनेरियो रहा है कि एक फीमेल एक गांव में बॉक्सर बनना चाह रही है। व्हेन मैरी कॉम स्टार्टेड, अब तो चीजें बदल रही हैं। जब मैरी कॉम ने शुरू किया तो किस तरह की फ्रिक्शन मिली होगी। एक गरीब किसान की बेटी मणिपुर के अंदर बॉक्सर बनना चाह रही है, मतलब जहां ये बोला जाता है ये लड़कों की गेम है, और तब तक फीमेल बॉक्सिंग नहीं थी फ्रंट पे, ये मैरी कॉम की वजह से हुआ। क्या था मैरी कॉम के पास, एक एटीट्यूड था, वो माइंडसेट था, राइट। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट पे काम कर लो, लाइफ सेट। यू वर्क ऑन योर माइंडसेट, योर लाइफ इज सेट। तो आई वुड बिलीव के इट इज अ ग्रेट थिंग, बट मेरी कुछ बुक्स के साथ बहस भी हो जाती है इसमें। मैंने बोला ना बुक से बात करता हूं। आई बिलीव आफ्टर रीडिंग सो मेनी बुक्स ऑन माइंडसेट कि ऐसा नहीं होता कि मेरा माइंडसेट फिक्स्ड है या मेरा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। ओके, हम बहुत कॉमन कहते हैं आई एम अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन, नहीं आई नीड टू चेंज, आई एम अ फिक्स्ड माइंडसेट पर्सन। या हम दूसरों को बहुत जल्दी कहते हैं तेरा फिक्स्ड माइंडसेट है, मेरा ग्रोथ माइंडसेट है। इट इज नॉट बाइनरी, ये 0 और 1 नहीं है, ये सफर है, ये जर्नी है। ये फिक्स से शुरू होती है, ग्रोथ तक जाती है। और आपको लगता है आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हो क्योंकि आप किताबें पढ़ते हो, मुझे लगता है मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला हूं, नहीं, हम किसी चीज में ग्रोथ माइंडसेट है, किसी में नहीं है। ये एरिया टू एरिया भी चेंज होती है, राइट। मे बी मैं अपने कंटेंट क्रिएशन में मेरा ग्रोथ माइंडसेट है, मैं किसी प्रॉब्लम से डरता नहीं हूं, किसी चीज से पीछे नहीं हटता हूं। मे बी रिलेशनशिप्स में मेरा फिक्स माइंडसेट हो, मैं आर्ग्यूमेंट्स में चले जाता हूं। तो मुझे देखना है मैं किस एरिया में ग्रोथ में हूं, कितना हूं, किस एरिया में फिक्स्ड में हूं, कितना हूं। सो ये असेसमेंट चाहिए मेरे को। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 2 टेनिस स्टार्स, सुपरस्टार्स की बात कर रहा हूं, मैक्रो एंड फेडरर, राइट। फेडरर वी ऑल नो, मैक्रो उससे पहले वर्ल्ड चैंपियन थे। दोनों वर्ल्ड चैंपियन है, दोनों ने नंबर ऑफ टूर्नामेंट जीते हैं, तो हम तो कहेंगे कि दोनों का ग्रोथ माइंडसेट होगा, दोनों विनर्स हैं, राइट। तो जीतना भी माइंडसेट पे डिपेंडेंट नहीं होता, इस एग्जांपल से क्लियर होगा। फेडरर जब भी हारते थे सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट करते थे, ही वाज वेरी ग्राउंडेड। अगर ओपोनेंट के साथ कुछ बात होती थी तो हमेशा रिस्पेक्ट करते थे, सामने वाले को जाके कांग्रेचुलेट करते थे। वर्सेस मैक्रो का एटीट्यूड था कि जब भी हारे तो किसी ना किसी को ब्लेम करना, यहां तक ब्लेम कर देना कि ऑडियंस में से शोर आया था, कभी मीडिया वालों को ब्लेम कर देना, ब्रैकेट फेंक देना, सामने वाले से लड़ लेना, इस तरह की जर्नी रही। सो ही हैड अ ग्रोथ माइंडसेट इन टेनिस, नॉट इन लाइफ। फेडरर हैड ग्रोथ माइंडसेट इन बोथ एरियाज। क्या आप अपने बच्चों को किसको कहोगे आइडल बना? करेक्ट, फेडरर को, मैक्रो को? फेडरर। किसकी कंपनी में रहना चाहोगे? सो दैट शोज कि आपका ग्रोथ माइंडसेट एक जर्नी है। ये स्ट्रेस नहीं है कि मेरे को ग्रोथ माइंडसेट में जाना है, इट इज अ जर्नी। कहीं आप अचीव कर चुके हो, कहीं आपको करना है। 1 नहीं है जहां पहुंचना है, ये सफर है, हर रोज तय करना है। जितना तय करते जाओगे उतना लाइफ में आपकी ग्रोथ इंक्रीज होती है, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, आप ज्यादा खुश रहते हो, आपके रिलेशंस बेटर होते हैं, आपकी मॉनेटरी कंडीशन बेटर होती है। इट इज अ जर्नी। अमेजिंग। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, सही कंपनी का होना, कि कौन सी कंपनी हम चाहेंगे, और कंपनी का माइंडसेट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। आपको क्या लगता है कि हाउ बैडली इट इज नीडेड कि कोई सही, हर कोई इंसान सही कंपनी में रहे? मतलब बड़ा पुरानी और बड़ी कॉमन सेइंग है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। और मुझे लगता है वो कितनी भी पुरानी हो और कितने भी और साल हो जाए, वो उतनी ही सच रहेगी, क्योंकि हर कोई एक्सपीरियंस करता है। आप एक्सपीरियंस करके देख लो ना कि आर यू एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू? आर, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 कारण इसके जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां सबकॉन्शियस माइंड का रोल फिर से आ जाता है। किस तरह की चीजें आप बार बार सुन रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ क्या बातें हो रही हैं, वो आपको इंपैक्ट करेगा ही करेगा, राइट। आपके दोस्त हमेशा ब्लेमिंग कर रहे हैं तो आप कहां से सुपर पॉजिटिव हो जाओगे? लेकिन आपके दोस्त ऐसे क्या बिल्ड करना है, कैसे लाइफ इंप्रूव करनी है, क्या कंस्ट्रक्टिव सोचना है, तो आपका पीस ऑफ माइंड कैसा होगा, आपकी पॉजिटिविटी कैसी होगी, फर्क आएगा। मैंने ये चीज अपनी लाइफ में करी है, थोड़ा हैक कह सकते हो इसको।
I have over the years changed my residence. Okay. When I start feeling के हम जिस लेवल पे हम अपने माइंड को ग्रो कर रहे हैं उस लेवल पे जरूरी नहीं है सब कर रहे हो, बट जब मुझे फील होता है कि इस एरिया में, इस कॉलोनी में लोग उस लेवल का थिंकिंग अभी नहीं रख रहे जिस लेवल का मेरा डिजायर्ड है, आई चेंज माई रेजिडेंस एंड इट हैज हेल्प्ड मी इन माई 100x ग्रोथ. Amazing. Wow. राइट. अब जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ पे सब CEOs रहते हैं, कंपनीज के फाउंडर्स रहते हैं, सब इंडिया के अच्छी पोजीशंस के लोग रहते हैं, एंड नाउ द लेवल ऑफ डिस्कशंस इज वेरी डिफरेंट. Absolutely. राइट. वी जनरली हमारे जो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो वाले लड़ाइयाँ नहीं चल रही होती जो पहले थी. राइट. छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को पर्सनल अटैक्स नहीं हो रहे होते जो मैंने देखे हैं उससे पहले वाली सोसाइटी में. तो आई फील कि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है. मेरा बिलीफ सिस्टम बदला है वहाँ आके. अब मैं जो बातें करता हूँ, मैं सीखता हूँ वहाँ. सब मेरे से बड़े हैं, सब 15-20 साल बड़े हैं. तो आई एम अ लर्नर, आई एम अ लाइक यंगर ब्रदर टू ऑल ऑफ देम. तो मैं तो हर रोज घड़े खाली रख के उनसे सीखने चले जाता हूँ बिकॉज आई नो आई एम द राइट सेट ऑफ पीपल. वाओ, यू लकी मैन. तो ये बहुत सही आपने बताया कि जिस तरह से हम चीज़ों को माइंडसेट वाइज चीज़ों को टेक केयर कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ना बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं. अब वो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के कारण होते हैं, वो पहले से उनको मिले होते हैं. तो आपको क्या लगता है उसका सॉल्यूशन क्या है? जो क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ अगर नहीं निकला तो वो माइंडसेट कभी ऊपर नहीं जाएगा, सोच कभी जाएगी नहीं, इंसान कभी सोच ही नहीं पाएगा, और वो ना ही कभी मैनिफेस्टेशन होगा, और वो लाइफ में होल्ड करके वो रुक जाएगा एक जगह पर, या फिर नीचे चला जाएगा. तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन, व्हाट डू यू थिंक? राइट. तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं फिर सॉल्यूशन पे आते हैं. प्रॉब्लम क्या है, लिमिटिंग बिलीफ बन कैसे रहा है. हाँ. पीछे पास्ट है, बैकग्राउंड है. बहुत बेसिक एग्जांपल अगर लेके चलें कि सो दैट एवरीवन कैन रिलेट, कि क्लास में एक बच्चे ने, टीचर ने कुछ पूछा और एक बच्चे ने सोचा मुझे हाथ खड़ा करना है. हाँ. बहुत फर्स्ट सेकंड क्लास नर्सरी वाली टाइम की बात कर रहा हूँ. उसने हाथ खड़ा किया. ठीक है. टीचर ने कहा हाँ बोलो ना. उसने कुछ बोला विच वॉज प्रोबेबली गलत हो गया, फनी हो गया, या लोगों को फनी लगा, एंड क्लास हंस पड़ी. एट टाइम्स टीचर भी हंस पड़ी. क्या आंसर था ये? एक आधी बार उसने और अटेम्प्ट किया या नहीं किया. अब ये एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पे उसके अंदर ये एक थॉट पैटर्न बनना शुरू हो गया कि जब मैं खड़े होता हूं लोग मजाक उड़ाते हैं, जब मैं लोगों के सामने बोलने की हिम्मत करता हूं उससे वापस मेरे पे फ्रिक्शन आती है, नुकसान होता है. ये एक पैटर्न बनना शुरू हो गया. और आज की डेट में सबसे बड़ा वन ऑफ द टॉप फियर इज पब्लिक स्पीकिंग फियर. क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल है? ये बचपन में हम कि सबको ऐसे ना ऐसे कोई ना कोई एक्सपीरियंस हुआ जिससे उनका एक बिलीफ बन गया कि लोगों के सामने बोलना बहुत मुश्किल है. ये है थॉट पैटर्न्स. किसी के घर में अगर एनवायरनमेंट ऐसा रहा कि फादर ने हमेशा बोला कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तेरा बाप को ATM की मशीन है, तो उसके अंदर एक पैसे को लेके स्ट्रेस हमेशा रहा, रिस्क को लेके वो कंफर्टेबल नहीं रहा. उसको लगा भी कि लाइफ में कुछ ज्यादा कमाने वाला करना है, बट उसको लगा नहीं यार पैसे पेड़ पे नहीं उगते. राइट. ATM की मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, अबंडेंस एग्जिस्ट नहीं करती. ये सब हमारा बिलीफ पैटर्न है, लिमिटिंग बिलीफ है. कोई ऐसे घर में पैदा हुआ जिसने बातें ही ऐसी सुनी कि मेहनत करते जाओ पैसा आता जाएगा. किसी ने देखा कि हाँ कैसे बिजनेस बिल्ड किया जाता है या अच्छे से कमाया जाता है, या कोई भी कॉज उसने देखा. ये सब क्या है? ये हमारे बचपन से बने हुए पैटर्न्स हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जिनको हम, जो स्ट्रेंथ बिलीफ्स भी होते हैं और लिमिटिंग बिलीफ भी होते हैं, जो हमें एम्पावरिंग बिलीफ कह सकते हो, वो भी होते हैं, वो भी बनते हैं. ऐसा नहीं है सबकी पेरेंटिंग खराब हुई है, दुनिया में सब बुरा हुआ है. कुछ तो एम्पावरिंग बिलीफ भी बने हैं, कुछ लिमिटिंग भी बने. अब हमारे टाइम पे व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, मैंने बताया फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत क्रिटिकल थी, और उससे पहले फादर वाज ऑलवेज इनटू वर्क जब चीजें अच्छी थी. तो दोनों रीजन से हम कभी ट्रेवल नहीं किया. सो माय फादर नेवर टुक अस फॉर अ वेकेशन. एक आधा कोई रिलेटिव्स गए तो साथ में चले गए. वी नेवर हैड वेकेशन. वेकेशन नाम का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था हमारे घर में. पहले पापा स्ट्रगल में बिजी थे, फिर जब हम खत्म हुए फाइनेंशियली तो बिल्ड करने में बिजी हो गए हम. राइट. तब तो सारी फैमिली इन्वॉल्व हो गई. एंड आई हैड दिस समहाउ सबकॉन्शियस माइंड का लिमिटिंग बिलीफ कि ट्रैवल इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. आई कैन नेवर ट्रैवल. मैं अब्रॉड तो मेरे लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता था. मैंने पासपोर्ट तक नहीं बनवाया हुआ था. इतना स्ट्रांग होता है लिमिटिंग बिलीफ कि मैं कभी जाऊंगा ही नहीं अब्रॉड. इवन व्हेन आई हैव स्टार्टेड अर्निंग, इवन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, व्हेन आई गॉट मैरिड टू गुंजन, जिसके फादर हर साल एक ट्रिप जरूर प्लान करते थे. गुंजन की समर वेकेशन मींस दे हैव टू ट्रैवल. वो अंडमान भी देख चुकी थी, गोवा भी देख चुकी, लक्षद्वीप भी देखी, इंडिया की सारी डेस्टिनेशंस देखी हुई थी उसने. एंड व्हेन वी गॉट मैरिड, उसके लिए एक मेन चीज थी कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे.
मैंने कभी ट्रैवल के ना बजट रखे, ना कभी प्लान रखा, ना मेरे माइंड में ही नहीं आता था इतनी बड़ी चीज। नाउ आई बिलीव ट्रैवलिंग टीचेस सो मच। आप सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट होता है कि मेरे पास जब मैंने कमाना भी शुरू कर दिया, मैंने ट्रैवल नहीं सोचा, मैं सारे एक्सपीरियंसेस लेता नहीं, और हमारी फाइट होती थी इस चीज पे। और मैं कहता था ट्रैवल क्यों करना है, उसके लिए बजट नहीं है अपने पास, ये करना है वो करना है, उसके ट्रैवल का बजट तो होता ही है। मैंने तो हमेशा देखा होता है। टू लिमिटिंग बिलीव्स और टू बिलीव्स, आई वुड से, लिमिटिंग नहीं बोलूंगा, दो बिलीव्स है जो आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट। तो अब इतना बड़ा इंपैक्ट होता है। अभी मैं सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे था, अब आ जाते हैं सोल्यूशन, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल पार्ट। मैं इसको वर्ड देता हूं एक्सपोजर ट्रीटमेंट, ओके, राइट। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो अपने आप को एक्सपोजर ट्रीटमेंट में डालो। एक्सपोजर ट्रीटमेंट क्या है, वापस उसी एग्जांपल पे आता हूं कि लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, मेजॉरिटी लोगों को लगता है, राइट। आप सीधा स्टेज पे खड़े होकर नहीं बोलोगे, आपकी शर्ट फटेगी। शर्ट बोल रहा हूं ताकि बात रिस्पेक्टेबल रहे। मैं अब समझाऊं। राइट, आपको डर लगेगा, आपकी हिम्मत ही नहीं आएगी कि 1000 लोगों के सामने में स्टेज पे चले जाऊं अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग फियर है। तो क्या जिंदगी ऐसे बिता देनी है, डर से लड़ना नहीं है? तो एक्सपोज करो। एक्सपोजर क्या होगा? पहला एक्सपोजर होगा ऐसे इवेंट्स में जाना शुरू करो जहां पे आप ऑडियंस में बैठे हो 1500 लोगों में, और देखो कैसे स्पीकर बोल रहा है। उस एनवायरमेंट के अंदर खुद को लाओ। इससे ज्यादा पहला चैप्टर है ही नहीं आपकी सिलेबस का। दूसरा चैप्टर है 2-3 बार 4 बार इवेंट में जाओ, हिम्मत आई थोड़ी, देखो लोग सवाल कैसे पूछते हैं। वो भी तो नर्वस था सवाल पूछने वक्त, उसकी भी तो फंबलिंग हुई थी। अब आप बड़े हो चुके, अब लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो बचपन था, राइट। अब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, ज्यादा लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, राइट। आपको समझ आएगा यार क्या हो गया, उसने फंबल किया, लोगों ने कोई मजाक नहीं उड़ाया, स्पीकर ने आंसर दिया, ये स्कूल वाला फंडा नहीं रहा। एक्सपोज किया आपने। अब अगले इवेंट पे टास्क क्या है? बहुत मुश्किल टास्क है, हाथ खड़ा करना और सवाल पूछना, क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं। मेरे इवेंट्स में लोग हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हम पहली बार कोई सवाल पूछ रहे हैं जिंदगी में। मैं उनके लिए ताली बजवाता हूँ कि भाई बहुत बड़ी बात होती है, मुझे पता है, एक्सपोज किया है इसने, राइट। अब आपका इतना ही टास्क है, सिलेबस है ही आपका, चैप्टर बना लो। चैप्टर 1 गो टू इवेंट्स 3 टाइम्स, चैप्टर 2 रेज योर हैंड, हो सकता है आपको मौका ना मिले, टिल द टाइम आई गेट अ चांस। 2 बार 3 बार 4 बार व्हेन यू गेट कंफर्टेबल रेजिंग अ हैंड, आप बेटर हो गए। अब नेक्स्ट है सिर्फ 10-20 लोगों वाले कोई ओपन माइक हो रहा है, कोई इस तरह की चीज हो रही है, कोई ऐसा क्लब ज्वाइन कर लिया, टोस्ट मास्टर ज्वाइन कर लिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली जहां पे आपको सिर्फ 1-2 मिनट बोलने का ही मौका मिलेगा कि यू कैन ऑल्सो स्पीक। ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है, गो टू देम। पहली बार लोग हो सकता है आपको अजीब रिएक्शन दें, वैसे नहीं देंगे, फिर भी मैं कह रहा हूँ प्रिपेयर्ड रहो। टांगे कांपेंगी, प्रिपेयर्ड रहो। फंबल करोगे, प्रिपेयर्ड रहो। शर्ट फटेगी, प्रिपेयर्ड रहो। बट यू विल बी इन अ बेटर स्टेट। करेक्ट। Then comes your 4th chapter, bigger audience, 5th chapter, bigger audience, and you start getting comfortable. पहले दिन में नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे एक्सपोजर से होगा। Amazing. हर चीज में। आपको डॉग से डर लगता है, आप सीधा डॉग को पेट नहीं कर सकते, पहले आप शायद डॉग के पास बैठ के उसको देखोगे, तब जाके वो डर उतरने का स्टेप 1 होगा। आपको स्विमिंग से डर लगता है, पहले दिन कोच क्या कराता है? पहले दिन आपको सिर्फ ग्राउंड में, जहां पे आपके पैर जमीन पे टच करते हैं, सिर्फ पानी में कुछ देर रहने को बोलता है, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे काम करता है। वही चीज यहाँ पे है, यू हैव टू क्रिएट योर सिलेबस। आपको कौन से बिलीफ को तोड़ना है, उसके लिए खुद को एक्सपोज करते जाओ। एंड एवरीवन हु हैज अचीव्ड सक्सेस, उसको रिवर्स इंजीनियर करो। रिवर्स देखो, उसने एक्सपोज ही किया है। रितेश अग्रवाल की मैं एग्जांपल देता हूँ। रितेश भाई ने क्या किया, 16-17 साल की उम्र में घर से निकल गए, घर वालों को बोला आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, कोटा जाके, लेकिन कोडिंग सीखने की कोशिश करी, किसी इवेंट में चले गए, वो इवेंट्स के अंदर घुस जाते थे स्टार्टअप्स के। 17-18 साल की उम्र में स्टार्टअप्स के इवेंट में घुस जाते थे। क्या हुआ? एक्सपोजर हुआ और कुछ नहीं हुआ। सुना, देखा, उस एनवायरनमेंट में उठना बैठना शुरू कर दिया। एक किताब लिखने की कोशिश कर ली 17-18 साल की उम्र में, कोई बुक बेस्ट सेलर शायद नहीं बनी होगी, लेकिन खुद को एक सिलेबस में चैप्टर टिक कर दिया। मूवी देखी सोशल नेटवर्क, वहां पे पता चला ये इन्वेस्टर होता है पीटर थिल, इसकी एक स्कॉलरशिप होती है, चलो ईमेल डालने में क्या जा रहा है, ईमेल डाल दिया, वांट टू अप्लाई। ही बिकेम द फर्स्ट एशियन टू गेट इनटू दैट स्कॉलरशिप। नॉन आईआईटीएन, नॉन आईएम, राइट। एंड क्या है ये? अपने आप को एक्सपोज करते रहना। और ये इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि ग्रोथ किसकी हो रही है, कॉन्फिडेंस किसका बढ़ रहा है। एक बंदा कॉन्फिडेंटली सबसे बात कर लेता है, एक शाय होता है, क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा एक्सपोज किया और कोई फर्क नहीं है। या उसका एनवायरमेंट ऐसा था फैमिली का कि उसको एक्सपोज करा दिया गया, या फिर उसने खुद से हिम्मत करके एक्सपोज कर ली, और कोई डिफरेंस नहीं है। सेल्स के लोग इतने शातिर क्यों होते हैं, इतने स्मार्ट कम्युनिकेशन की होती है, जिन्होंने डोर टू डोर सेलिंग करी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के लोग इतनी अच्छी कम्युनिकेशन में क्यों होते हैं? क्योंकि घर घर जाके दरवाजे खटकाए होते हैं। एक्सपोजर, इट इज ऑल अबाउट एक्सपोजर। तो आप अपने बिलीफ को, अपने फियर को समझो,
उसका एक्सपोजर ट्रीटमेंट स्टार्ट करो एंड यू विल बी डिफरेंट। बहुत अमेजिंग, ये बहुत आपने एक्चुअली ये बहुत लोगों के लिए ना ये लाइफ सेवर होने वाला है जो आपने ये बात बोली है। इसमें एक ना टेक्निक होती है जब मैं हमेशा शेयर भी करता हूँ, आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी, मिरर टेक्निक। ठीक है, आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग में मिरर टेक्निक तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इनफैक्ट पीपल विद लो कॉन्फिडेंस इफ दे स्टार्ट वर्किंग ऑन विद मिरर टेक्निक एंड स्टार्ट टॉकिंग आल्सो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने हमेशा से ना, मेरे को ना बोलना चाहता था, जैसे मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, फाइनेंशियल ऑल्सो, क्योंकि हमेशा शुरू में तो ये थॉट होता था ना कि यार जो पैसे वाला है उसका कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, जो पैसा ही नहीं है तो आप तो वैसे ही नीचे दबे रहो। तो हमेशा तो मैंने ना, और मैं बोलना चाहता था बहुत सारा, और ऑब्वियसली हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो एक सबसे बड़ा जो सपना है वो तो इंग्लिश में बात करना। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप क्या करो ना, आप अपनी कोई किताब सब्जेक्ट की या न्यूज़पेपर शीशे में देखकर पढ़ो, और शीशे में देखकर ऐसे पढ़ो कि आप किसी ऑडियंस को पढ़ा रहे हो। एक पढ़ो, एक लाइन बोलो, और उधर देखो, एक लाइन पढ़ो, एंड दिस हेल्प्ड मी सो मच। मुझे इतनी ज्यादा मदद मिली। ऐसा नहीं है मेरी आज भी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत खराब है, बट आई लर्न सो मच। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और बाय डिफॉल्ट मुझे समझ में आया कि यार मैं ना कंसिस्टेंटली इस पर काम करके लाइफ के दूसरे एरियाज में भी कॉन्फिडेंस मेरा इससे बढ़ने लगा, और स्पीकिंग एबिलिटी मेरी बहुत अच्छी हो गई, बहुत एरियाज में मेरे को इंप्रूवमेंट हुई। तो आपने कभी इसके बारे में सुना, या यू वांट टू शेयर अबाउट दिस? यस, इस पे तो एक बुक भी है लुइस ए की, मिरर वर्क, राइट? यस। मैंने इसके ऊपर भी काफी रिसर्च करी, और ये टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है, यूज भी करता हूँ मिरर के आगे। मतलब ऐसा नहीं है, मेरी डेली प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, बट सिंस आई बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस। कभी मिरर के आगे खड़े होके कर लिया, कभी सेल्फ कर लिया, ऐसे चलता रहता है मेरा। तो पहले आलिया भट्ट की एग्जांपल देता हूँ, लेकिन इस एग्जांपल पे क्योंकि लोगों का थॉट ही आ जाता है कि वो तो बॉलीवुड स्टार की या बॉलीवुड चाइल्ड है, लेकिन आलिया भट्ट ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया अपनी एक्टिंग को। बहुत लोग बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे होते हैं, लेकिन हर कोई इज नॉट एबल टू मेक इट बिग, राइट? हर कोई इज नॉट एबल टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उसने अपने क्राफ्ट पे बहुत काम किया है। उसकी पहली जो इमेज थी और अब जो इमेज है में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट शी इज अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ मिरर टेक्निक। वो मिरर में देख के अफर्मेशंस करती है, जो बनना चाहती है उसकी बात करती है। बट लेट्स नॉट जस्ट पॉज एट आलिया भट्ट। आनंद महिंद्रा, उनकी ट्वीट थी, मैं रोज शेविंग करते हुए मिरर में अपने साथ बात करता हूं। दैट सेट्स द टोन फॉर द डे। विराट कोहली जब अपने डाउन टाइम पे थे, सो विराट कोहली बहुत सेल्फ टॉक करते हैं, बट उन्होंने मिरर के साथ सेल्फ टॉक करी कि कैसे मुझे वापस आना है, क्या मेरी कमियां हैं, रियलाइज किया और अपनी फिटनेस पे और माइंडसेट पे उसके बाद काम करना शुरू किया। लेडी गागा, मदर उसकी बहुत मेहनत करती थी, वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो लेडी गागा की मदर रोज मेकअप करके अपने काम पे जाती थी। उसके बाद, उनके जाने के बाद लेडी गागा बैठ जाती थी मिरर के आगे, और जैसा वो फ्यूचर में बनना चाहती थी, बोल्ड, पावरफुल, एक वुमेन हु इज एम्पावरिंग अदर वुमेन, ये सब सोचते हुए मिरर में देखते हुए वो अपना मेकअप करती थी। बचपन में ही शौक था, कहीं जाना नहीं होता था उसको। एंड शी सेज आई फाउंड माई सुपर पावर इन द मिरर। स्टीव जॉब्स का बहुत प्यारा कोट है, और उनकी डॉक्यूमेंट्री में भी आपको मिलेगा कि रोज मिरर में वो सवाल खुद को पूछते थे, राइट? सो दिस इज वन ग्रेट वे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब अब कल से मिरर टेक्निक यूज करना शुरू कर दो। आपको देखना आपके लिए क्या काम करता है। किसी के लिए जर्नलिंग काम करता है, किसी के लिए विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, बट मिरर कैन ऑल्सो वर्क, राइट? अफर्मेशंस के लिए बहुत अच्छा है। इसका रीजन ये है कि जब आप देख रहे हो खुद को ना, सो आपकी आइडेंटिटी आपके सामने है। तो विजुअलाइजेशन या जर्नलिंग में क्या है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस है, बट व्हेन यू आर आल्सो लुकिंग एट योरसेल्फ, तो ये हाइटेंड सेल्फ अवेयरनेस है। यू आर फीलिंग इट, किस जुबान से ये बात आ रही है, कौन सी आंखों में आई कांटेक्ट बन रहा है, कौन से कान ये सुन रहे हैं राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो विजुअलाइजेशन इज वेरी रियल। सामने ये बंदा खड़ा, उसको इमेजिन कर रहे हो, ये आंखें हैं जो वहां पहुंचेगी, ये कान है जो यहां पहुंचेगी, ये जुबान है जो ये बोलेगी, ये फील करेगी। दैट हाइटेंड सेल्फ अवेयरनेस से आपके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, which means that again start making neural pathways कि ये desired state तक मुझे कैसे पहुंचना है। So that is a science behind mirror technique। इसलिए बहुत लोग इसको यूज करते हैं। और अगेन ये तो मैंने वो एग्जांपल्स दिए ना जो नाम लोग जानते हैं, बट हम डेली लाइफ में, क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है कि हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड लोगों को मिलते हैं, उन्हीं कम्युनिटीज में उठते बैठते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, मैं बहुत कॉमन सुनता हूँ लोगों को मिरर टेक्निक यूज करते हुए। मैं मेरे एक पर्सन है जिनको मैं 1-to-1 कोच करता था, तो आई थिंक ही वाज, तो उनका अपना शिपिंग लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बिजनेस था, तो उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो
काफ़ी मैंने उनको टेक्निक्स बताई, अलग अलग चीज़ें बताई। जैसे आप, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बोला ना कि आपके लिए आप पिकअप करो, आपके लिए क्या काम करता है। तो मैंने उनको अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड वाटर टेक्निक और ये मिरर वर्क, मिरर टेक्निक मैंने उनको बताई। तो मिरर टेक्निक पर उनको ना एक जब शुरुआत की उन्होंने तो थोड़ा हंसी आती थी उनको, थोड़ा हंसने लगे कि यार हंसी आती है यार, खुद को बोल रहे हैं ये हो रहा है वो रहा है। लेकिन मैंने कहा यार आप इसको यू कीप ट्राइंग ना, देखो तो सही क्या होता है। मतलब ही स्टार्टेड हिज बिजनेस 3 ईयर, 0 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, वो लॉस में ही जा रहे थे और वापस से काफ़ी नीचे बिजनेस था उनका, गुड़गांव बेस्ड कंपनी थी। तो एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेरे टेक्निक। तो मेरे साथ उनकी 2-3 अपॉइंटमेंट हुई थी सिर्फ। तो मेरे को उनका कुछ दिन पहले उनका कॉल आता है, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि एक चीज़ मैंने नहीं छोड़ी, इज मेरे टेक्निक। एंड नाउ फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years we are coming into positives. Excellent. And I was so happy. और तो मैंने I wanted to know कि क्या कर रहे हैं exactly, क्या कर रहे हैं, so that I can actually share with people. तो he said कि मैं ना क्या करता हूँ कि रोज every day when I wake up, the first thing which I do while brushing my teeth, मैं हमेशा ना मेरे को जो प्रॉफिट उस दिन मेरे को एक्सपीरियंस करना है, मैं उसकी एक पर्ची लेकर ना सामने लगा देता हूँ। क्या बात है। और उसको देखता रहता हूँ और मैं अपने एक्सप्रेशन महसूस कर देखता हूँ उसमें कि मेरे को कैसा महसूस हो रहा है अगर ये मेरे को ये डील हो जाती है मेरी, तो या मैं इतना रेवेन्यू कर लेता हूँ आज के दिन। तो आई सेड कि यार ये क्या, मतलब मेरे टेक्निक में भी ऑफ कोर्स यू डू लॉट ऑफ सेल्फ टॉक। मैं कहा दिस इज समथिंग व्हिच इज ग्रेट। एंड मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही तो बेहतरीन बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नथिंग इज फिक्स्ड, यू कैन मेक योर ओन वे। Yes. आप अपना कोई तरीका पिकअप कर सकते हो, अपनी टेक्निक अलग से कुछ बना सकते हो और वो आपके लिए काम करेगी, बशर्ते आपको उसमें पूरा का पूरा विश्वास है, जैसा आपने बोला। Yes, absolutely. अमेजिंग, ग्रेट यार, ग्रेट। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आप, जैसे आपने अफर्मेशन राइटिंग की भी बात की, और आपको अफर्मेशन राइटिंग आप ज्यादा प्रेफर करते हो या प्रेफर करते हो कि विजुअलाइजेशन, या दोनों? आप किस तरह की एक्टिविटीज आप ज्यादा प्रेफर करते हो? आई एम अ विजुअलाइजेशन गाय ज्यादा। अच्छा, मेरे लिए उसने ज्यादा काम किया है। वही जैसे आपने कहा, आपको देखना आपके लिए क्या ज्यादा काम करता है। काम सब करता है, व्हाट वर्क्स मोर फॉर यू, राइट। मेरे लिए विजुअलाइजेशन ने हेल्प करा, बट माय विजुअलाइजेशन इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज पिक्चोरियल। मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है अपने साथ बनाया हुआ, जिसमें वो सारी इमेजेस होती हैं। ओके। और वो इमेजेस को मैं डेली मॉर्निंग में आफ्टर माय मेडिटेशन ग्रेटिट्यूड, मैं उन इमेजेस को देखता हूँ, राइट। बट मैं देखता हूँ आफ्टर ग्रेटिट्यूड, एक पॉजिटिव स्टेट में जाके। और उन इमेजेस को देखता हूँ, फील करता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, उनके साथ इमोशनली अटैच होता हूँ। दैट इज माय वन फंडामेंटल। 2-3 मिनट, 5 मिनट्स हाँ डेली। हाँ, टोटल मेरा जो ये सारा एक्टिविटी है वो 15 से 20 मिनट का है। मेडिटेशन है, उसमें सेल्फ लव है, ग्रेटिट्यूड है, विजुअलाइजेशन है, प्लान ऑफ द डे है एंड अफर्मेशंस हैं, राइट। ये टोटल 15 से, इसको मैं मॉर्निंग मास्टरी कहता हूँ। सो दैट इज माय 15 से 20 मिनट का मॉर्निंग मास्टरी। तो बेसिकली आपने कहा कि आपने एक सेल्फ ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर, और जो भी आप चाहते हो वो पिक्चर्स उस पर है। यस। तो आप एवरीडे मॉर्निंग ड्यूरिंग दिस रूटीन आप उसको खोलते हो, उसको देखते हो और फील करते हो, महसूस करते हो, and this is part of your daily routine. Yes, amazing. Absolutely. This is something different and this is I think very much doable for everybody. Yes. क्योंकि देखो रूम वाला बहुत अच्छा है, वो करना चाहिए, ठीक है। बहुत बार आपके माइंड में आ जाता है कि बहुत लोग हमारे घर लोग आते हैं तो हाउस टूर होता है, ठीक है। अब हाउस टूर होता है तो आई एम लाइक, हर कोई पूछेगा, डिस्कस करेगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ क्लोज्ड वंस आए तो ठीक है। बट हमारा हाउस टूर थोड़ा कॉमन होता है, तो मैंने इसको रूम में नहीं लगाया इंटेंशनली। आई वांटेड इट के मेरे साथ ये हमेशा रहे विजुअलाइजेशन। मेरा ट्रैवल बहुत ज्यादा है, राइट। सो कभी मैं किसी होटल में हूँ, कभी सुबह में हो सकता है एयरपोर्ट पे ही हूँ, उठे और सीधा एयरपोर्ट पे आ गए। तो मेरे लिए दिस इज वेरी कंफर्टेबल कि मैं कहीं भी बैठा हूँ, मैं अपना ग्रुप खोल के उसका एक्टिविटी के अंदर जा सकता हूँ। मैंने मॉर्निंग मास्टरी पूरी रिकॉर्ड करी हुई है अपनी, अच्छा, राइट। तो मैं वो प्लग इन करता हूँ। मैंने अपनी सेल्फ मेडिटेशन की पूरी गाइडेंस है मेरी, ग्रेटिट्यूड की गाइडेंस है मेरी, देन विजुअलाइजेशन पार्ट पे मैं ग्रुप खोलूंगा, एंड देन अफर्मेशंस भी मेरी गाइडेड हैं, जो मैंने अपने लिए रिकॉर्डिंग बना के रखी हुई है। ओके, ग्रेट, राइट। सो दैट इज माय मॉर्निंग मास्टरी। वो ऑडियो भी फोन में है, ये विजुअल्स भी फोन में है। तो मैं कहीं भी हूँ, ये रूटीन मेरा टूटेगा नहीं। सो हैबिट फॉर्मेशन की वजह से मैंने इसको फोन में रखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। एक चीज आपने बहुत अच्छी टच की है, जो मुझे भी लगता है कि उस चीज के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं सकता, व्हिच इज ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल, ठीक है। अगर मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड मैं महसूस नहीं करता अंदर से, जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है, मैं लाइफ में और अबंडेंस कभी अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं इसको भी साइंटिफिकली भी आंसर करूंगा इस चीज को। पहले रिलीजियसली अगर देख लें, क्योंकि रिलीजन और साइंस इंटरकनेक्टेड होते हैं, हम अब दुनिया समझती है इस चीज को। हर धर्म ग्रेटिट्यूड की बात करता है। हाँ. क्यों करता है? कोई तो कारण होगा, राइट? एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट बीइंग ग्रेटफुल, शुक्राना की बात करी जाती है। साइंटिफिकली भी देखें और रिलीजियसली भी देखें कि आप कभी भी एक बंजर जमीन पे गार्डन नहीं बना सकते, फूल नहीं उगा सकते। एक फर्टाइल जमीन, नरिश्ड सॉइल होता है, उसके अंदर ही आप एक अच्छी उपजाई कर सकते हो, अच्छे बीज लगा सकते हो। इफ योर स्टेट इज नेगेटिव, जिसमें कंप्लेंट्स हैं, जिसमें परेशानी है, स्ट्रेस है, दुख है, इसमें आप बड़ी लाइफ, इंपैक्टफुल लाइफ, कंट्रीब्यूटिंग लाइफ, बड़े सपने, क्रिएटिव सपने, आइडिया, सॉल्यूशंस, हसल, ये सब कहां से कर लोगे? बिल्कुल नहीं। एक दुखी मन से खुशी वाली जिंदगी कैसे हो सकती है? तो ऑपोजिट है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड खुशी वाला रहे। आप खुश होते हो तो ज्यादा क्रिएटिव होते हो। आप क्रिएटिव से मेरा मतलब क्या? आपको कोई लिरिक्स नहीं लिखने। क्रिएटिव से मेरा मतलब है योर माइंड इज एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस, आइडियाज। मैं बार बार क्रिएटिव वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक 10x चीज अचीव करनी है। वो क्रिएटिविटी है कि कैसे क्रिएट करना है वो रास्ता, कैसे क्रिएट करने हैं वो आइडियाज, कैसे वो सॉल्यूशंस होंगे। मैं अपनी जॉब में ऐसा क्या करूंगा, अपने बिजनेस में ऐसा क्या करूंगा, अपनी स्किल में ऐसा क्या करूंगा, अपने थॉट में ऐसा क्या करूंगा, अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट में ऐसा क्या करूंगा, अपने दोस्तों के अंदर सर्कल में कैसा करूंगा कि मैं उस 10x में पहुंचूं। इट इज कांस्टेंट क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी कभी स्ट्रेस माइंड में होती ही नहीं है, दुखी मन में होती ही नहीं है। सो ग्रेटिट्यूड कैसे हेल्प करता है? ग्रेटिट्यूड इज वन ग्रेट टूल जो आपको पॉजिटिव स्टेट में रखता है, जो आपको पॉजिटिविटी फील कराता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव पे ध्यान जल्दी जाएगा, पॉजिटिव पे लेट जाएगा। बिल्कुल सही। 10 सब्जियां पड़ी हैं शादी पे, एक सब्जी में नमक कम है। सारे रिश्तेदार क्या डिस्कस कर रहे हैं? चने खाया आपने? नमक कम था उसमें, राइट? एक बंदे में 20 अच्छाइयां हैं, 2 कमी है, सब उसके बारे में, जिसको हम बिचिंग कहते हैं, कर रहे हैं, राइट? इट मींस ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव जल्दी पकड़ेंगे। सास बहू के सीरियल जल्दी चलेंगे, नेगेटिव न्यूज जल्दी वायरल होगी, न्यूज़पेपर फ्रंट पेज में नेगेटिव दिखाएगा, दुनिया आपको नेगेटिव लूप में डालेगी क्योंकि जल्दी दिखता है और आप उस लूप में जा रहे हो। आपको मजा आ रहा है, आपको वेब सीरीज देख के मजा आ रहा है जिसमें गाली गलोच, रेप, ह्यूमर, सब इस तरह की चीजें हैं, ट्रॉमा है, आई मीन। तो नाउ इन दिस सच अ नेगेटिव एनवायरनमेंट वेयर इन योर माइंड ऑल्सो अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी जल्दी, आपको अपना सोल्यूशन ढूंढना है क्योंकि सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी है, एक लौता पोटेंशियल आपका है। वो सोल्यूशन है ग्रेटिट्यूड। जब आप बैठते हो और सोचते हो मुझे मिला क्या क्या है, तो आपको नजर आता है कि आपने खोया कम और पाया ज्यादा है। आपको लगता है लाइफ में सफरिंग है, बट जब आप बैठ के सोचते हो तो 10 ब्लेसिंग्स हैं, 2 सफरिंग्स हैं। बैलेंस शीट देखो ना, बैलेंस शीट ही नहीं देखते हम, भाई मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। अगर सर पे छत है तो कैलकुलेट कर लो कितने लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं होती। अगर माँ बाप हैं तो कितने लोग अनाथ होते हैं। अगर पढ़ पा रहे हो, 10th 12th करी है, तो कितने लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे देश में स्कूल में जाने की। अगर 3 वक्त की रोटी खा पा रहे हो, 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हो, वो भी आज की डेट में आपको नहीं पता वो ब्लेसिंग है, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि हम सेटिस्फाई हो जाएं, मैं कह रहा हूँ यहाँ से हम पॉजिटिव हो कि बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ करना है। सो ये जो अपने आप को एक पॉजिटिव डोज देनी ना बहुत जरूरी है। और ये कोई प्रीची बात नहीं है, ये कहने के लिए बात नहीं है, सच में कोई इंसान अपनी बैलेंस शीट बना ले, ब्लेसिंग ज्यादा होगी, सफरिंग कम होगी। खोया हमेशा कम होगा, पाया हमेशा ज्यादा होगा। अगर फादर की डेथ हो गई, सामने लिखो, सफरिंग में लिखो फादर की डेथ, ब्लेसिंग में लिखो मदर, ब्रदर, राइट? अगर ग्रैंड पेरेंट है तो ग्रैंड पेरेंट, अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं। फैमिली मेंबर गए कितने और हैं कितने, फर्क होगा। कोई एक नुकसान हो गया जिंदगी में, कोई एक गाड़ी थी चलेगी, बेचनी पड़ गई, घर, पढ़ाई, राइट? हर चीज जो आप पोजेस करते हो वो आपका एसेट है। हमेशा आपकी ब्लेसिंग साइड ज्यादा होगी, सफरिंग कम होगी। आई थिंक ये नजरिया ही है कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो मुझे लगता है वो इंसान देख ही नहीं पा रहा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप जिंदा हो तो भी तो ब्लेसिंग है। yes. मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने सतीश के साथ एक पॉडकास्ट किया था, बहुत अच्छा पॉडकास्ट। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात बोली इसमें कि यार आपकी जो बॉडी है, आप देखो उसका एक एक पार्ट, आप उसको बेचोगे नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप उसके लिए थैंकफुल ही नहीं हो। और कितने लोगों के पास वेट कर रहे हैं सालों का कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट, हो ही नहीं रही, लेकिन आपके पास वो क्या, बट आपके अंदर से थैंक यू महसूस ही नहीं कर रहे आप। तो ये आई थिंक ये नजरिया ही है जब आप उस स्टेट में आते हो, ग्रैटिट्यूड स्टेट ऑफ माइंड में आते हो। और आपने एक बहुत बेहतरीन बात बोली,
बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट अगर मेंटेन कर ले तो वो मुझे नहीं लगता कभी भी वो नेगेटिव होगा। वो चाहे उसके लिमिटिंग बिलीफ्स निकलना हो, चाहे वो उसको नेगेटिविटी बाहर निकलना हो, सब कुछ आसानी से निकल जाएगा जब उसको पता होगा कि भाई मेरे पास जो है वो ज्यादा है, जो गया है वो तो बहुत कम है। इसके लिए मैं एक छोटी चीज बताता हूँ आपको। मैं जो फॉलो करता हूँ, मेरे पास ना एक ग्रैटिट्यूड जार है, कांच का जार है वो। अरे वाह। उसमें मैं एक छोटी सी स्लिप काट के जब जब कुछ भी बहुत अच्छा होता है तो उसमें मैं थैंक यू करके उसकी डेट डाल के वो चीज़ लिख देता हूँ और उस जार में डाल देता हूँ। अच्छा। तो मैंने ना एक वीडियो देखी थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो उसने उसके बारे में बताया। तो मैंने ना आई थिंक 6-7 साल पहले इसको करना शुरू किया कि हर 1 जनवरी को मैं नया जार बनाऊंगा और उसको इसमें डालना शुरू करूंगा। और ये स्पेशली उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो देख नहीं पा रहे कि पॉजिटिव क्या है। मैंने उसमें डालना जब शुरू किया, एवरी मंथ आई एम सीइंग कि यार ये तो बहुत सारी, ये तो ऑलमोस्ट भरने वाला है, ये तो भरने वाला है, ये तो भरने वाला है। और वो साल खत्म होते होते मतलब आई हैव 2 रियली बिग जार्स जिसके अंदर वो ब्लेसिंग्स पड़ी हुई हैं। और मैं बाद में जब मैंने पहली बार ये एक्सरसाइज की पूरी, मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार ये सब नजरिया है कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। और यही तो कारण है मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं पॉजिटिवली लाइफ को लीड कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में जो आ रही हैं मैं उनको भी नहीं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ और उनको ले पा रहा हूँ। तो ये जो जार एक्सरसाइज, इसने मुझे इतनी ज्यादा मदद की। आप रिविजिट करते हो फिर उनको, मतलब कभी ऐसे खोल के? बाय द एंड ऑफ ईयर मैं उसको खोलता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ मिलके हम दोनों एक पर्ची खोलते हैं और वी फील सो ब्लेस्ड कि यार थैंक यू गॉड। और वो दिन इतना खूबसूरत होता है जब हम ये पूरा करते हैं और अंदर से मतलब हर पर्ची को खोल के ना आपके रोंगटे खड़े होते हैं। और कितना अच्छा क्लोजिंग टू द ईयर है और कितना अच्छा बिगिनिंग टू द नेक्स्ट ईयर है। करेक्ट कि यार इतना बढ़िया साल गया था, इतना कुछ पाया, अब अगले साल के लिए एकदम फुल पावर। नाइस। तो इट रियली वर्कड फॉर अस एंड बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। अमेजिंग, ग्रेट। तो ग्रैटिट्यूड आई थिंक इज अ एरिया वेयर आई थिंक अगर हम सब लोग काम करेंगे तो आधी पॉजिटिविटी और मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड, ये वो आप बिलीव करते हो नहीं करते हो तब भी आपको खुश तो रहना चाहते हो ना। हैप्पीनेस तो गोल है ना हमारा सबका। कुछ भी हम करते हैं क्यों करते हैं? गाड़ी लेनी है, घर लेना है, फैमिली के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, चैरिटी करनी है, किसी की हेल्प करनी है, सबके पीछे गोल क्या है? खुश रहना। तो ग्रेटिट्यूड हेल्प्स यू इन बीइंग हैप्पी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक चीज आपसे पूछनी है कि मतलब लाइफ में जो सेटबैक्स आते हैं उसके लिए भी बहुत स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए। उसको कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि सेटबैक एक ऐसी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, दे विल कीप कमिंग बैक टू अस। उसको हैंडल कैसे किया जाए? मेंटल स्ट्रेंथ वो कहां से लाई जाए, कैसे लाई जाए? आप कैसे लाते हो? सबसे पहले तो ये सोचना कि सेटबैक आए और हमें इमोशनली फर्क ना पड़े, ये मुझे लगता है ये गोल नहीं होना चाहिए। राइट। मैं वो वाले स्कूल ऑफ थॉट को नहीं बिलोंग करता जो कहते हैं बी पॉजिटिव इन एवरी स्टेट। ओके, आई फील बी इमोशनली स्ट्रांग इन एवरी स्टेट। बी पॉजिटिव का मतलब ये बन जाता है कि बुरा हो भी रहा है, हम तो उसका अच्छा ही देख रहे हैं और हमें बुरा नहीं लग रहा। कोई आया, हमें गाली देके चला गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बीवी छोड़ के चले गई, हम कह रहे हैं बी पॉजिटिव, इसके पीछे कुछ अच्छा होगा। रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, हम कह रहे हैं बी पॉजिटिव, और हम वहीं बैठ के गाड़ी ठीक भी नहीं करा रहे। आई बिलीव हम ह्यूमंस हैं, इमोशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दुख फील होने चाहिए, हमें खुशी फील होनी चाहिए। हम रॉबोट्स नहीं है, हम एआई ड्रिवन ह्यूमंस नहीं है, हम इंसान हैं। इमोशंस बहुत प्यारी चीज है। प्रॉब्लम होती है इमोशनल वीकनेस। हम कुछ बुरा हुआ और बह गए, हम डिप्रेशन की तरफ चले गए, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारी इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एंड डिप्रेसिव हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आई मीन अगर प्रॉब्लम आई, कोई फेलियर आया, कोई चैलेंज आया, आई एम फीलिंग बैड, पर मैं कितनी देर बैड फील कर रहा हूँ और कितनी जल्दी निकल पा रहा हूँ। उन इमोशंस को फील करना जरूरी है, बट उन इमोशंस में बहना जरूरी नहीं है। दैट इज वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट। बी पॉजिटिव आपकी बैंडेड हो सकती है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपका एक डीप रूटेड सोल्यूशन है जो आपकी स्किन को इतना स्ट्रांग कर रही है कि कट फील कम हो। वो इमोशनल इंटेलिजेंस की नीड होती है। कितना जल्दी वापस आ रहे, ब्रेकअप हुआ, अब हम डिप्रेशन में चले गए, आज से हमने दारू पीनी शुरू कर दी, आज से हर दुनिया की लड़की या लड़का बुरा है, वर्सेस ब्रेकअप हुआ, आई एम फीलिंग बैड, मेरी क्या कमियां रह गई थी इस रिलेशन में, उसकी क्या कमियां थी, क्या कोई स्कोप है रीबाउंड करने का, क्या रीबाउंड करना मेरे लिए ठीक भी है, क्या अगला रिलेशन मेरा इससे बेटर होगा, कैसे बेटर होगा। राइट। और 2-4 ब्रेकअप जिनके हो जाते हैं ना, उनके उसके बाद अगला रिलेशन अच्छा ही होता है।
4 स्टार्टअप फेल हो जाते तभी 5वां स्टार्टअप अच्छा चलता है, राइट? तो मैं इसको कहता हूँ इनवर्स पैरानॉइड बन जाओ। व्हाट इज इनवर्स पैरानॉइड? कुछ भी बुरा हो रहा है, देखो ये अल्टीमेटली मेरे फायदे के लिए कैसा है। इनवर्स पैरानॉइड मींस एवरीथिंग व्हिच इज लुकिंग लाइक अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज टू मी, ये मेरे उस गोल के लिए जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कैसे हेल्प करेगी। क्योंकि ऐसा शायद होना भी नहीं चाहिए कि मैंने सोचा आज 100 करोड़ और 1, 2, 6 महीने, साल में मेरे को बस आराम से कहीं से 100 करोड़ आना शुरू हो गया, वेरी स्मूथ। मैं उस 100 करोड़ को सस्टेन भी नहीं करूंगा, वैसे तो आएगा ही नहीं, राइट? उसका रास्ता बनेगा जिसमें दिक्कतें आएंगी, तपस्या होगी, लेसन्स होंगे, लर्निंग्स होंगे, उसका एक सिलेबस है, मुझे उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा। मेरे कप में आइसक्रीम भरी पड़ी है और मैं जाके कहता हूँ और आइसक्रीम दे दो, और आइसक्रीम दे दो किसी को, राइट? वो और आइसक्रीम डालने की जगह ही नहीं होगी, वो आइसक्रीम नहीं मिलेगी, राइट? इसी तरह से मैं और मांग रहा हूं लेकिन उसके लिए वर्थ इट बन रहा हूं, उसके लिए डिजर्विंग बन रहा हूं। मैं चाह रहा हूं मेरा एक बिजनेस हो जिसमें 100 लोग बैठे हों, लेकिन वो 100 लोगों के साथ डील कैसे करना है मुझे कब आएगा? जब 4 लोग उसमें से धोखा देंगे, 4 कोई मेरी कंपनी में स्कैम करेंगे, राइट? 4 लोग जो सुपर इंटेलिजेंट होंगे और मैं ही उनके आगे समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं, मेरा कॉन्फिडेंस ही जीरो हो रहा है। ये सब धक्के, ये मिर्ची मसाले, ये तड़के, ये आपको वर्थ इट बनाते हैं, ये कभी नुकसान नहीं करते, राइट? मतलब प्रॉब्लम नुकसान नहीं करती, बड़ी ऑपोजिट सी स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम नुकसान नहीं करती टेक्निकली इफ यू आर इनवर्स पैरानॉइड। मेरे केस में आई हैव हैड बिजनेस लॉसेस व्हिच वर लाइक ह्यूज लॉसेस आल्सो। जब मैंने ये एटीट्यूड अडॉप्ट किया इनवर्स पैरानॉइड, तो 1-2 दिन के बाद वो दुख हुआ, 1-2 दिन ऐसे बड़े लॉसेस हुए हैं, 2-4 दिन के दुख के बाद एटीट्यूड इधर ही गया कि कैसे मुझे फायदा दे रहा है, राइट? एंड देन दैट लॉस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब किसने नहीं खाए धक्के। मुझे भी लगता है कि हर प्रॉब्लम ना एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। कहीं पर भी आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप कुछ दिन बाद समझ में आता है कि यार अच्छा हो यही, वरना मैं इतना बड़ा सोच ही नहीं पाता, कुछ और अल्टरनेट में इसका निकाल ही नहीं पाता। तो अमेजिंग, आई थिंक दिस इज रियली समथिंग व्हिच एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड इन लाइफ। ये नॉर्मल है, बट वो जो आपने बोला ना, बहुत बहुत अलग बात है कि प्रॉब्लम भी, जो प्रॉब्लम एक्चुअली है नहीं, वो अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है, कुछ तो उसके साथ आ रहा है आपको, वो आपको शुरू में नजर नहीं आता, टैग अलोंग नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि नहीं यार, दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली बिग। स्कूल में इतने टफ क्वेश्चंस होते थे, क्या रोल है उनका जिंदगी में हमारे? वो रोल ये था कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिनको सॉल्व करने वाला दिमाग ग्रो हुआ। हाँ, करेक्ट, राइट। मैं बहुत सवाल पूछता था, अलजेब्रा क्यों है? मैंने अलजेब्रा बहुत इग्नोर किया, मतलब जबरदस्ती पढ़ के मैंने ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, मुझे लगता था मेरी लाइफ में काम नहीं आने। मुझे या तो एक पहले था कि मुझे फिल्म में जाना है, फिर मुझे लॉयर बनना है या जर्नलिस्ट बनना है, मैं स्पीकिंग वाले काम करने हैं अपने को, तो इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है मेरे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का। नाउ आई फील दे वर देयर टू ग्रो माय ब्रेन। वाओ, करेक्ट। एवरी प्रॉब्लम व्हिच मींस अ क्वेश्चन व्हिच वाज वेरी टफ, यार क्यों पेपर में आ रहा है, जैसे बड़ी इरिटेशन होती थी, बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि क्यों है हमारे सिलेबस में, आई फील वो थे तो दिमाग खुला और उनका मेरी लाइफ में कोई रोल है नहीं। ये मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट कि आप बोल रहे हो इसलिए, मैं एक्चुअली में यही बिलीव करता था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम को खराब बोलते हैं, अरे यार ये क्यों सिखाया गया, अलजेब्रा क्यों सिखाई गई, हमने तो कभी यूज ही नहीं किया ना लाइफ में। तो हर चीज ना आपको जो लाइफ में कई बार होता है कि वो ऐसे नहीं कि आपको फ्यूचर में काम आएगी, बट वो आपको जो ब्रेन जो डेवलप होना है, आपकी सोच वहां तक पहुंचे, वो इसलिए कराई गई है। तो हर चीज जो आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी आप गो थ्रू कर रहे हो ना, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं और मैंने 12th के बाद तो कॉलेज गया ही नहीं, जा सकता नहीं था। एंड माई वाइफ इज एन इंजीनियर, मेरी वाइफ का ब्रदर इज एन इंजीनियर। अब मैं देखता हूँ सिर्फ उन्होंने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग वाला कुछ नहीं कर रहे आज, राइट? दे आर बोथ एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन वो इंजीनियरिंग से उनका जो माइंड है ना, चीजों को स्ट्रक्चर करने का, रिवर्स कैलकुलेट करने का, वो इंजीनियरिंग ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में करी है। बिल्कुल सही है। तो अगेन देयर वर सम चैलेंजेस व्हिच दे सॉल्व्ड ड्यूरिंग देयर कॉलेज। एंड जैसे मतलब इसी पे बहुत लाइटर नोट पर, मतलब सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया एजुकेशन इंजीनियरिंग है, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात, जो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप देखोगे वो इंजीनियर्स ही हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर इसे इंजीनियरिंग कर लेना, ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको ना इतना ग्रिल किया जाता है, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं आपके, हर सेमेस्टर में आप 12-12, 14-14, 16-16 एग्जाम दे रहे हो, आप अपने आप तैयारी जिस तरह से आप कर रहे हो। तो आई थिंक जो हमारी स्टेमिना रात काम करने का स्टेमिना वहीं से आता है जो एंटरप्रेन्योरशिप में काम आता है। तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका देयर इज अ रीजन टू इट, नथिंग इज हैपनिंग इन आवर लाइफ विद फॉर नो रीजन। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं एक लाइन ऐड करूंगा, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन इन लाइफ, अग्रीड। अब वो रीजन
अगर आपने नहीं सोचा हुआ, अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं करा हुआ, अगर आपने गोल्स नहीं सोचे हुए, तो वो रीजन आपके फेवर में हो रहा है कि अगेंस्ट हो रहा है, आपको नहीं पता। करेक्ट। लेकिन अगर आपने प्लान किया हुआ है कुछ, देन एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर दैट रीजन व्हिच इज इन योर मैनिफेस्टेशन। तो ये बहुत बड़ा रोल है विजुअलाइजेशन या गोल्स का, मैनिफेस्टेशन का, कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आप उसको अलाइन कर लेते हो अपने फायदे के लिए। और अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, right, if you don't know what you want in your life, you will get what you don't want in your life. Better to decide what you want. Very well said. जैसा आपने शेयर किया कि you really love books, आप किताबें बहुत पसंद करते हो। मैं खुद बहुत ज़्यादा I'm a big lover of books and I like reading books, collecting books. तो आपको ऐसी कौन सी 3 किताबें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में उनकी वजह से बहुत बड़े बदलाव आए, बहुत बड़े चेंज महसूस किए, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, चाहे माइंडसेट की जर्नी में हो, चाहे सेल्फ इंप्रूवमेंट के एरिया में हो? तो मैं ना लेवल से बताता हूँ, ताकि ये सिर्फ मेरा आंसर ना रहे, ये लोगों के लिए भी एक सिस्टमेटिक आंसर रहे, काम आए उनके। बिगनर लेवल पे जिस बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया, जो लोग अभी नए हैं रीडिंग में, दैट इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। राइट, शुरू में वो किताब पकड़ो अगर आपने नया नया शुरू किया है रीडिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर। तो ये आज मेरे लिए वो बेसिक बुक है, राइट, बट एक टाइम पे वो मेरे लिए बहुत आई ओपनर थी। तो ये स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। देन आई वुड सजेस्ट सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड, टी हाव। लगता है मिलेनियर बनने की बुक है माइंडसेट की बुक, लेकिन वो माइंडसेट जो आपको मिलेनियर बना सकता है। अगर आपको मिलेनियर नहीं भी बनना, तब भी वो बुक पढ़ो, आपको जो बनना आप बनोगे। बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ उससे निकल जाते हैं। वंडरफुल बुक, राइट। ये आगे आपका आफ्टर एटीट्यूड इज एवरीथिंग, थोड़ा सा आपको एडवांस थिंकिंग में जाना है उसमें। करेक्ट। एंड देन कम्स थर्ड बुक, जो 50 बुक्स के बराबर होगी, 100 बुक्स के बराबर होगी, दैट इज द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड, जिसमें आपको हर एवरी पॉसिबल लेसन जो आपको चाहिए उसके अंदर आपको मिलेगा। बट पहली बुक वो आपकी नहीं हो सकती, थोड़ा सा बाउंसर हो सकता है। बट जब आप इस लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो चुके हो, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस फील हो चुकी है, लाइफ में थोड़े थोड़े रिजल्ट ले चुके हो, फिर आप उसको अलग डायरेक्शन से एक एक लाइन पढ़ोगे। टाइम लो उस बुक को पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बुक है, 25 प्रिंसिपल्स है जिंदगी के, लेकिन फिर वो एक बुक आपकी 50 बुक्स वाला काम करेगी। ऑसम, बहुत बढ़िया। ऐसी कोई मोटिवेशनल कोट जिसको पढ़ के आपको ना अंदर से ना वो एकदम पुश मिलता है कि मजा आ गया यार, दिस इज इट, जो आप बार बार सुनना ही पसंद करते हो और यू कीप शेयरिंग आल्सो, ऐसा? तो मेरा एक अपना थॉट है वो। अच्छा, okay. और उस थॉट को मैं बहुत जीता हूँ, मेरे आसपास बहुत रहता है, और आपके सामने भी लिखा है। अच्छा। वो है बी योर बेस्ट। राइट, ये 3 ही वर्ड्स हैं, बट ये कोट क्यों कहता हूँ इसको मैं, ये तो फ्रेज हुआ, ये कोट इसलिए कि इसकी मीनिंग बहुत डीप और इंसाइटफुल है। जिंदगी निकाल देते हैं हम कंपैरिजंस में, राइट, इनसिक्योरिटीज में, वो कहाँ पहुंचा, मैं कहाँ पहुंचा, उसने कहाँ जाना है। आई बिलीव द फंडामेंटल इज अपना बेस्ट बनना, क्योंकि कंपैरिजंस की रेस कभी खत्म नहीं होगी, और जो रेस कभी खत्म नहीं होनी उसमें भाग के क्या कर लोगे। करेक्ट। अपने पास से आज बेटर है, बी योर बेस्ट। हर रोज 1% इंप्रूव हो रहे हैं, बी योर बेस्ट। राइट, आज मैं क्या कर सकता हूँ, अपना बेस्ट इस दिन को दे सकता हूँ, बी योर बेस्ट। सो दिस इज वन रिमाइंडर जो मैं अपने आसपास बहुत रखता हूँ कि भाई अपना बेस्ट बनना है। ये जेलसीज, इनसिक्योरिटीज, परेशानियां, कंपटीशन, ये सब ये स्ट्रेस की गेम है। अपना बेस्ट बनते जाएंगे, वो लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। वाओ, दिस इज सो थॉटफुल। और अगर ऑडियंस जो भी सुन रहा है इसको, अगर आप अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दे रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखना, आई एम डूइंग माई बेस्ट और बी योर बेस्ट। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, थैंक यू, अमेजिंग। एनी डेली हैबिट which everyone should adopt in life to lead towards the positivity? Some dedicated time for learning. Okay. क्योंकि मैं और कोई भी हैबिट बोलूंगा तो वो हर किसी के लिए रेलेवेंट हो ना हो जरूरी नहीं है। जब आप लर्निंग पे रोज टाइम स्पेंड करते हो तो आप अपने लिए और अच्छी हैबिट्स ढूंढ पाते हो। सो मैं आपको सिर्फ एक हैबिट बताने की जगह हैबिट्स ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू अ फिश, आई एम टीचिंग यू हाउ टू फिश। लर्निंग की हैबिट रोज की बना लो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप टाइम निकाल सको, रोज सीखो कुछ। सीखते हुए आप समझ जाओगे आपके लिए कौन सा रूटीन बेस्ट है, कौन सी डाइट बेस्ट है, कौन से टाइम उठने का सही है, कौन सा सोने का सही है, कितना प्रोडक्टिव आप हो सकते हो टाइम, ये सब ऑटोमेटिक होगा। कौन सी हैबिट को आपको रोज की हैबिट बनाना है वो भी वहां से मिलेगी। कीस्टोन हैबिट जिसको हम कहते हैं वो है लर्निंग डेली। अमेजिंग, बहुत बढ़िया थॉट है, वेरी गुड। एक चीज आप ऐसी शेयर कीजिए, जब भी आप एनर्जी में बहुत ज्यादा लो होते हो तो क्या एक चीज करने के बाद आपको एनर्जी बूस्ट महसूस होता है? आजकल जो कर रहा हूँ वो शेयर करता हूँ। एक न्यूरो साइंटिस्ट है हुबरमैन,
उनके हुबरमैन लैब्स उनका चैनल है, उनकी बड़ी अच्छी टेक्निक है। आई डोंट नो आप उस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहे हो कि बूस्ट कैसे करते हो, आप शायद मोटिवेशनल एंगल से पूछ रहे हो कि कैसे, मैं हर एंगल से आंसर दे रहा हूँ। द टेक्निक इज NSDR, नॉन स्लीप डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, नॉन स्लीप डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, NSDR। हाँ, राइट। तो मैंने ये प्रैक्टिस योगा में करी थी आज से 15 साल पहले, 2005 के आसपास, बैंगलोर के एक आश्रम से सीखी थी। वेरी इफेक्टिव। ये थोड़ा सा इन्होंने इसमें न्यूरोसाइंस के साथ और इफेक्टिव कर दी है, ये योगा में भी सिखाई जाती है। सो दैट इज अ 10 मिनट का गाइडेड टेक्निक, एंड 10 मिनट्स में आई फील मैंने 5-6 घंटे सो लिया है। इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्लीप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 घंटे सोने की जगह वो करो, इट गिव्स यू अ रिलैक्सेशन इक्विवेलेंट टू स्लीप। ओके, तो दैट, वो उसके अंदर ही ना मैं पूरा चार्ज हो जाता हूँ, इंस्पिरेशन भी होती है मुझे, ऐसा फील, अपने थॉट्स भी क्लियर होते हैं, माइंड को एक रेस्ट मिलता है। क्योंकि मेरा केस अलग है, मैं डीमोटिवेट वाला फैक्टर नहीं होता। अच्छा, मेरा एनर्जी और माइंड, क्योंकि आई एम हाइपर एक्टिव पर्सन, बहुत तेज दिमाग चलता है, तो अगर मैं माइंड को 10 मिनट शांत कर दूं तो मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ। सो इट वर्क्स फॉर मी, इसलिए शेयर किया है। That is what fixes me in 10 minutes. मेरे को इसके बारे में नहीं पता, मैं डेफिनेटली इसको मैं देखना चाहूंगा। NSDR, very nice. अगर किसी को भी सेल्फ डाउट है तो उससे बाहर आने का क्या तरीका है? How to overcome self doubt? First understand the doubt. आपको डाउट के बारे में पूरी तरह क्लैरिटी होनी चाहिए कि डाउट है क्यों, आया क्यों, किस सिचुएशन में मेरे लिए काम करता है। बी मोर अवेयर, like you said in limiting beliefs. राइट। हाँ, उस सेल्फ डाउट को समझो अच्छे से, लिखो बैठ के उसके बारे में, कब कब आता है, किन सिचुएशंस में आता है। लिखने से क्या होगा ना, यू आर एबल टू रीड, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है आपको कि ये सारा लोचा चल रहा है मेरा, राइट। नाउ टू किल एनी सेल्फ डाउट द सोल्यूशन इज एक्सपोजर और एक्शन। उसकी तरफ आपको कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। अपने आप को कहीं ना कहीं टेस्टिंग ग्राउंड में आपको डालना पड़ेगा, राइट। अब उस सेल्फ डाउट के रिलेटेड आप रीडिंग कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, और एक्शन ले सकते हो। छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर एक एग्जाम है जिसमें 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, एंड जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, इट इज अ कंप्लीट सरप्राइज। 4 बुक्स थी, उनमें से कहीं से 10 क्वेश्चन आना है, द एंग्जाइटी लेवल विल बी हाई। परेशान ज्यादा होगा, नर्वस ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा, ये सब कुछ होता है, स्कूल में भी होता था। सिचुएशन 2, कल एक एग्जाम है, उसमें 10 क्वेश्चन है और मुझे 20 क्वेश्चंस की एक शीट दे दी गई है कि इनमें से कोई 10 आने हैं। हाउ कॉन्फिडेंट आई विल बी? मच मोर कॉन्फिडेंट, मच मोर प्रिपेयर्ड, मच मोर स्ट्रेस फ्री, है ना। एक अच्छी फील में जाऊंगा कि मैंने थोड़ा टाइम निकाला, 20 क्वेश्चन तैयार करे, इसमें से कोई 10 आ जाए, आई डोंट माइंड। वो भी ऑब्जेक्टिव है, एक टिक ही करने हैं 10, 100 में से 100 भी आ जाएगा मेरा। करेक्ट। द मोर आई वॉज प्रिपेयर्ड, द मोर आई वॉज कॉन्फिडेंट, राइट। जितनी मुझे क्लैरिटी और प्रिपरेशन ज्यादा थी, उतना मैं कॉन्फिडेंट था। तो अगर मेरे अंदर कोई सेल्फ डाउट है, मेरे को काम किस चीज पे करना है, उसके ऊपर प्रिपरेशन करनी है, करेक्ट, राइट। अगर मेरा सेल्फ डाउट स्टेज को लेके है, मुझे तैयारी करनी होगी, मैंने वो एक्सपोजर ट्रीटमेंट बताया था। अगर मेरा सेल्फ डाउट, मान लो मुझे यूट्यूबर बनना है, क्रिएटर बनना है, राइट, और मेरे अंदर सेल्फ डाउट है, मैं कैमरा फेस कर पाऊंगा कि नहीं, मैं अच्छे से बोल पाऊंगी कि नहीं, मेरी ऑडियंस कैसे मुझे देखेगी, मेरी वीडियो चलेगी कि नहीं ना, इस सेल्फ डाउट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रिपरेशन क्या होगी? मेरे को रोज सिर्फ अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके 1 मिनट कुछ बोलना है। वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, दुनिया की 0 जजमेंट, लेकिन बोलूंगा। दैट इज माय प्रिपरेशन विद द कैमरा, राइट। आई विल पोस्ट अ वीडियो एंड बी रेडी कि वो नेगेटिव कमेंट क्या आते हैं, दैट इज माय प्रिपरेशन फॉर द एक्सपोजर। तो ये सब करके क्या होगा, अल्टीमेटली एक एक कदम करते हुए आपका सेल्फ डाउट खत्म होना शुरू हो जाएगा। एक्शन से ही होगा। प्रिपरेशन एंड एक्शन विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर सेल्फ डाउट। फैंटास्टिक। तो अभी हमने जैसे ऑब्वियसली लास्ट पार्ट में हम अभी इस पूरे पॉडकास्ट के, तो हमने बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। जस्ट टू कंक्लूड, आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अडॉप्ट कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ें अपनी डेली लाइफ में, जस्ट लिटिल क्विक जो आप बता सकें कि क्या उसको रूटीन अपनाना चाहिए या ब्रॉडली किन एक्टिविटीज को करना चाहिए? इसमें प्रॉब्लम सिर्फ है आपके सवाल में, आपने कहा लिटिल क्विक और सवाल है इन डेप्थ, बट आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट, ठीक है। मैं वही बता सकता हूँ जो मैंने जिया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने कंक्लूड किया है। सबसे पहले क्लैरिटी, आपको चाहिए क्या? ओके, राइट। आप स्टेशन पे गए, आपको टिकट लेनी है, टिकट काउंटर पे जाके बोला आपने टिकट दे दो, सामने वाले ने कहा कि कहाँ जाना है जी, और आप कहते हो पता नहीं, राइट। मजाक ही उड़ेगा आपका, कुछ पता ही नहीं, आप जाओगे कहीं, चलोगे नहीं, वहीं रह जाओगे उसी स्टेशन पे। सो यू नीड टू नो वेयर यू वांट टू गो। करेक्ट। चाहिए क्या? 1 2, जो आपने सोचा है जहां जाना है, उसके लिए बिलीफ है, राइट। वो बिलीफ
जैसे मैंने कहा था बिलीफ बनेगा, उस तरह की चीजें पढ़ो, उन लोगों को पढ़ो जिन्होंने वो अचीव किया, अपने जैसे बैकग्राउंड से जो निकले और वहां पहुंचे उनका पढ़ो। बिलीफ बनाने के लिए कंज्यूम मोर कंटेंट, स्पीचेस, पॉडकास्ट, जो उस डायरेक्शन में आपका बिलीफ बिल्ड करते हैं कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसने पॉसिबल किया तो मेरे लिए भी पॉसिबल है। योर माइंड विल वर्क इन दैट डायरेक्शन टू। हो गया, अपना गोल क्लियर हो गया, हमने बिलीफ बिल्ड करना शुरू कर दिया। थर्ड इज विजुअलाइजेशन। राइट, फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी जर्नलिंग, इट कैन बी अफर्मेशन। मैं उसको विजुअलाइजेशन मतलब है रिमाइंडर, ठीक कहना चाह रहा हूँ रिमाइंडर। बिकॉज अगेन एवरी रिलीजन सेज इज, श्री भगवद गीता में लिखा है यागति सागति भवा। थॉट्स हैं जो बिलीव करोगे कंसीव करोगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है जैसो सेवा तैसो पाए, और गुरबानी में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। जो आप मांगते हो ठाकुर से वो आपको मिलता है। राइट, इस्लाम में भी दुआ की ताकत हमेशा बोला गया, दुआ करो दुआ करो, हर रोज बोला जाता है। क्रिश्चियनिटी में लिखा है, बाइबल में लिखा है द वे वन थिंक सो ही गेट्स। राइट, ये तो हो गया धर्म। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही चलता है, जो आपके माइंड में चल रहा है वो चीजें ज्यादा नजर आती हैं। साइंस भी यही कहती है। अब एक्सपीरियंस पे आ जाओ, अपने आसपास लोगों को देखो, जिसकी जुबान पे मंदा है, मंदा मंदा यार मंदा बहुत है, मंदा बहुत है, उसके धंधे में हमेशा मंदा है। एक्सपीरियंस भी यही कहता है। जिसको लोग बुरे लगते हैं, धोखा देते हैं, उसी के साथ सारे धोखे होते हैं। ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको आप राइट विजुअलाइजेशन, राइट अफर्मेशंस या राइट देख के रोज की जर्नलिंग या किसी भी फॉर्म में उसको आप चेंज करते हो कि ये मांग रहा हूं, उस डायरेक्शन में चलना है। जो मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी और सबकॉन्शियस माइंड की बात करी। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जो अट्रैक्शन के अंदर ही वर्ड आता है वो है एक्शन। स्पेलिंग्स के अंदर ही छुपा हुआ है एक्शन। टू अट्रैक्ट यू नीड टू एक्ट। राइट, एक्शन, मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एक्शन लेना जरूरी है। मेरा कहता है, जरूरी नहीं है सबके लिए हो, कि आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो और एक्शन नहीं हो रहा तो प्रोबेबली वही कह रहा हूं, सस्टेनेबल भी नहीं है। कुछ मिल भी गया तो सस्टेन नहीं होगा। एक्शन ही उसका एक जरिया है। फर्क इतना है, विजुअलाइजेशन से आपका एक्शन डिसिप्लिन्ड होता है, फोकस्ड होता है, क्रिएटिव होता है, आइडियाज की तरफ जाता है, बट एक्शन तो लेना है। और ये भी होगा कि शायद आप सोच रहे हो और एक्शन खुद से हो रहा है, क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है उठ एक्शन कर। करेक्ट, राइट, आपका इंटेंट इन्वॉल्व नहीं भी और आप एक्शन ले रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन की वो पावर है। बट एक्शन के बिना तो नहीं होगा। बैठे बैठे मैं कहूं एक बड़ा हाथी और इस कमरे में हाथी आ जाए, वो तो नहीं होगा। राइट, फिफ्थ एंड फाइनल इज योर इमोशनल स्टेट। इमोशनली आपका स्ट्रेंथ जो है, आपकी स्टेबिलिटी है, जिसको हम ग्रेटिट्यूड के साथ, पॉजिटिव इमोशंस के साथ, खुश रहते हुए ही आप अपने सफर को तय कर सकते हो। पहुंच के खुश होना और अभी उदास रहना तो सफर खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। तो पांचवा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में रखना, अच्छे इमोशंस में रखना, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड रोज प्रैक्टिस करो, जिसके लिए छोटे छोटे एक्ट्स कर सकते हो। वो एक्ट्स दूसरे को तो खुशी देते हैं, आपको भी अच्छा लगता है। घर आए, एक तारीफ कर दी कि आज घर में क्या अच्छा लग रहा है, खाना अच्छा लग रहा है, या घर का डेकोर अच्छा लग रहा है, या घर की कोई बात अच्छी लग रही है, उससे सामने वाला खुश हो गया, मदर खुश होगी, वाइफ खुश हो गया, हस्बैंड खुश हो गया। सबसे बढ़िया बात, आपका माइंड और पॉजिटिव हो गया। रेस्टोरेंट में गए, जब कमी होती है कंप्लेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैसे दे रहे हो करो, पर जब अच्छा लगता है तब तारीफ कर रहे हो, क्योंकि 20 में से 19 बार तो अच्छी सर्विस मिलती है, आपको एक बार कंप्लेंट होती है। और अगर आपको 20 में से 20 बार कंप्लेंट हो रही है तो प्रॉब्लम शायद आप में है, रेस्टोरेंट में नहीं है। अगर आपको हर जगह ही कमी नजर आ रही है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है अंदर। अदरवाइज जब कंप्लेंट है फीडबैक दे दो, बट जब अच्छा लगा ना तारीफ जरूर करो। सामने वाला खुश होगा, स्टीवर्ड से लेके शेफ सब खुश होंगे, बढ़िया है। आपका माइंड और पॉजिटिव हुआ, आपको आदत पड़ रही है पॉजिटिव रहने की। राइट, बस में से उतरे, ड्राइवर को थैंक यू बोल दो, उसके मुंह पे स्माइल आएगी, ग्रेट। आपने अपने आप को और इस जोन में डाला जो पॉजिटिव स्टेट है। तो छोटे छोटे एक्ट्स है, छोटे छोटे एक्ट से आप क्या करते हो, आप अपनी वो फर्टाइल ग्राउंड है आपकी, नरिश कर रहे हो सॉइल को, जिससे आप बड़े सपनों की तरफ चल पाते हो, सोच पाते हो। आपका माइंड एक पॉजिटिव स्टेट में, लेस स्ट्रेस में चैनलाइज होता है। आप इमोशनली अटैच होते हो अपने गोल्स के साथ, क्योंकि इमोशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। सो समराइजिंग इट, have clear goals, have a strong belief for them, visualize or affirm or journal them, take actions, consistent actions जो उसके complementary actions हैं, and be in a very strong emotional state. I think आपने बहुत ब्यूटीफुली इस पूरी सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंक्लूड भी कर दिया है। और मैं मानता हूँ अगर कोई ये मंत्र जो आपने 5 स्टेप्स का जो 5 पार्ट बताए हैं, अगर इनको फॉलो कर सकता है तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अबंडेंस मानता हूँ कि हर चीज़ पूरे यूनिवर्स में इतनी है कि वो मतलब अनलिमिटेड है। हर चीज़ का सोर्स और रिसोर्स हर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। अगर कोई 5 स्टेप फॉलो करता है तो वो आई एम श्योर अबाउट इट, वो अपनी लाइफ में
जो चीज़ है उनको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाएगा। अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। तो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस टू आवर ऑडियंस कि एक जो थॉट आप देकर इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहते हैं वो क्या होगा? आई वुड से कि मैं 3 C's सजेस्ट करूंगा जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। ओके। सो फर्स्ट C इज कि करेज, हिम्मत रखो, कुछ ना कुछ करते रहने का, पंगे लेने की, एक्सपेरिमेंट करने की, वही आपकी लर्निंग ग्राउंड है। हेजिटेशन को छोड़ते जाओ, मतलब छोटी छोटी करेज, इससे बात करूं ना करूं, कर लेता हूं ना, करके देखता हूं, होने दो जो होता है। करेज, ये करेज बहुत जरूरी है जिंदगी में, बहुत कुछ सिखाती है। सेकंड इज, बहुत लोग शुरू तो बहुत सारी चीजें करते हैं, उस पर स्टे नहीं करते। एंड सेकंड C विच हेल्प्ड इन माय लाइफ इज कंसिस्टेंसी। राइट, बहुत लोग कहते हैं कि 11 साल आपने यूट्यूब पे दिए और 2012 में चैनल बनाया, लोग 14 में छोड़ के चले गए, 14 वाले 16 में कहीं छोड़ के चले गए। बट मैं 11-12 साल उस पर बिता पाया, उससे अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ इम्पैक्ट कर पाया। कंसिस्टेंसी और कुछ नहीं है। रेनी डेज बहुत थे, अच्छे दिन बहुत थे, कंसिस्टेंसी थी। सो कंसिस्टेंसी हेल्प्ड मी लाइक एनीथिंग। सो करेज ने मुझे हिम्मत कराई, 2012 में मैंने यूट्यूब खोला, कंसिस्टेंसी से मैं लगा रहा, डटा रहा, जब व्यूज नहीं भी थे तब भी लगा रहा। एंड थर्ड C इज चुल, कीड़ा, क्यूरियोसिटी, एम्बिशन, वो सब चुल के अंदर आता है कि व्हाट नेक्स्ट, हाउ आई कैन डू समथिंग मोर, सम इंप्रूवमेंट। आज अपनी पर्सनैलिटी के अंदर क्या सुधार सकता हूँ, आज बिजनेस के अंदर क्या सुधार सकता हूँ, ये बॉटल है, मेरी बॉटल का बिजनेस है, इसमें क्या बेटर कर सकता हूँ, चुल है, कहाँ पहुंचा सकता हूँ, कौन सी मार्केट एक्सप्लोर कर सकता हूँ। वो चुल रहनी चाहिए, वो चुल ही सिखाती है, वो चुल ही रोज आगे बढ़ाती है। क्यूरियस माइंड्स आर वेरी क्रिएटिव कि यार क्या व्हाट कैन बी डन। वो थोड़ी चुल रहती है ना, तो जिंदगी में स्पार्क रहता है। तो करेज, कंसिस्टेंसी एंड चुल। अमेजिंग, आई थिंक ब्यूटीफुली कवर्ड इट ब्रदर। मतलब आपने ऐसा इतने प्यार, बहुत सिंपल तरीके से जो आपने एक्सप्लेन किया है ना, मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई ये पॉडकास्ट पूरा यहाँ तक देख रहा होगा, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और एक वो सही माइंडसेट जो चाहिए लाइफ में सक्सेस तक पहुँचने के लिए, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं या नहीं मानते, तब भी वो आसानी से पहुँच पाएगा। तो दिल से आपको बहुत बहुत थैंक यू, जो भी शेयरिंग आपने की हमारे ऑडियंस के साथ। माय प्लेजर अमित भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा बातें करके, और आपने जो पर्सपेक्टिव्स शेयर करे, जो हमारा थॉट एक्सचेंज हुआ, आई एम श्योर बहुत लोगों के वो काम आएगा। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपना एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर किया, व्हाट वर्कड फॉर मी मैंने शेयर किया। एंड आई थिंक सबको अपने हिसाब से एक बार सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि इसमें से क्या है जो उनको इमीडिएटली करना है, क्या है जो फ्यूचर में करना है। बट अ ग्रेट इंटरेक्शन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, थैंक यू। तो गाइज, मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपको सिमिलर कंटेंट चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि आप हिमेश भाई के चैनल पे ज़रूर जाना, जहाँ पर आपको डेली ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर प्लीज़ कर देना, और इस चैनल को अपना प्यार ज़रूर देना। जल्दी मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ, किसी ऐसे ही इंटरेक्शन के साथ, जहाँ पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत बारीकियाँ वापस से समझाई जाएंगी, और ताकि आप लाइफ में एक ऐसी लाइफ लीड कर सकें जो आप लाइफ में हमेशा से चाहते थे। थैंक यू सो मच।